चलो बेटा, कल हम लोगों ने सेल चैप्टर स्टार्ट चल रहा है, उसको एक बार रिवाइज करता हूँ आपको, ठीक है? अच्छे से। आप लोग सेल का रिवाइज करो। कल हम लोगों ने क्लोरोप्लास्ट पढ़ लिया था ना, यहाँ तक पढ़ लिया, राइबोसोम पढ़ लिया था, एक बार रिवाइज करता हूँ। बैठ देते हैं और मेरे को उधर बच्चे में बेटा बच्चों को भेजो। कल हम लोगों ने प्लास्टिक के बारे में पढ़ा था ना, एक बार मैं रिवीजन करवाऊंगा थोड़ा सा, और उसके बाद हम लोग तुरंत पढ़ेंगे। आज हम लोग पढ़ेंगे राइबोसोम के बारे में पढ़ लिया था, इसके बाद आज हम लोग पढ़ेंगे जो वो पढ़ेंगे साइटोस्केलेटन, ठीक है? तो आप लोग यहाँ से जल्दी से याद कर लो। चलो तो आप तो बेटा यहाँ तक पढ़ लो एक बार अच्छे से। राइबोसोम का द्वारा बता दें। आप लोग प्लास्टिक के बारे में एक बार पढ़ लो, जो कल हम लोगों ने पढ़ा था क्लोरोप्लास्ट के बारे में। मैं प्लास्टिड और राइबोसोम द्वारा बता दूंगा आपको, ठीक है? माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में पढ़ लिया था हम लोगों ने।
आज हम लोग मैं थोड़ा सा रिवीजन करवा दे रहा हूँ आपको प्लास्टिड के बारे में और राइबोसोम के बारे में, ठीक है। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे साइटोस्केलेटन। तो बेटा एक बार बताओ, मैंने प्लास्टिड के बारे में आपको क्या बताया था? मैंने कहा था प्लास्टिड क्या होते हैं। हाँ जाओ सब बच्चे प्लास्टिड क्या होते हैं भाई, मैंने ये कहा था आप लोगों से। प्लास्टिड का मतलब होता है इनके अंदर क्या होते हैं, प्लास्टिड होते हैं। जैसे मैंने आपको 3 टाइप के बताए थे, कितने टाइप के होते हैं? बेसिकली अगर हम वैसे डिवाइड करें तो हम 2 टाइप से कर सकते हैं। एक कर सकते हैं कलरलेस और एक कौन से कर सकते हैं बेटा? कलर्ड प्लास्टिड। यानी कि मैंने कहा था कलरलेस का मतलब क्या होता है, ये क्या काम करते हैं? स्टोरेज का। किसका करते हैं? स्टोरेज का काम करते हैं। और ये तो आपको पता ही कलर होते हैं तो कलर देंगे, तो ये कलर देने का काम करते हैं। चलिए दिया के बैठो। अब कलरलेस का मैंने दूसरा नाम क्या बताया था, बताओ? ल्यूकोप्लास्ट, ठीक है। और यहाँ पे 2 टाइप के होते हैं, जिसमें तुम्हारा एक आता है कौन सा? क्लोरोप्लास्ट और एक होता है क्रोमोप्लास्ट। ये तो हमने बात की थी कल। मैंने बेटा आपको ये भी बताया था कि जो ल्यूकोप्लास्ट होता है, ये कलरलेस होता है, ये 3 टाइप के होते हैं। कितने टाइप के होते हैं? जिसमें तुम्हारा पहला था एक इलियोप्लास्ट, इसके बाद एक था कौन सा? एलिरोप्लास्ट, और एक कौन? बेटा सब लोग बैठ जाओ आराम से, फिर पढ़ते हैं। चलो बैठो सब लोग, बैठ के सब बच्चे डिस्टर्ब मत करो बेटा। मैं आपको जो कल मैंने प्लास्टिड एक बार बताया था उसको रिवाइज करवा रहा हूँ, ठीक है। सब बच्चे आ गए बाहर से? तो बाहर में जाना नहीं है भाई, ठीक है। तो आराम से बैठो। अरे ये कहाँ चला गया भाई? ठीक है। तो एक हम लोगों ने एलिरो, तीसरा कौन सा पढ़ा था बेटा? ये पढ़ा था ना। मैंने ये कहा था आप लोगों से, अब बोलो मत कोई भी। मैंने आप लोगों से ये कहा था बेटा, ये कौन से होते हैं? कलरलेस प्लास्टिड होते हैं। ये कलर नहीं देंगे, ये स्टोर करेंगे। क्या करेंगे? न्यूट्रिएंट्स को स्टोर करेंगे। जैसे मैंने कहा था यहाँ पे ये करता है बेटा ऑयल स्टोर या लिपिड बोल सकते हैं, ये करता है प्रोटीन स्टोर, और ये वाला कौन सा करता है? बोल कौन रहा है? बोलो मत, शांति से बैठो। कार्बोहाइड्रेट। ये तो आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे स्टार हो सकते हो आप लोग। यहाँ से क्वेश्चन आता ही आता है, लगभग टेस्ट में आएगा, नीट में भी आने के पूरे चांस रहते हैं, ठीक है। अगर हम अगली बात करें तो मैंने कहा था कलर्ड प्लास्टिड होते हैं, जिसमें 2 टाइप होता है। एक होता है क्लोरोप्लास्ट और दूसरा, आपको पता होगा क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्या कौन से पिगमेंट्स होते हैं? लगभग ग्रीन, जो यानी कि जैसे मेन पिगमेंट जो होता है वो होता है क्लोरोफिल ए। और क्लोरोफिल ए कैसा पिगमेंट है? ग्रीन कलर देता है। क्या देता है? और आपको पता है ये हेल्प करता है फोटोसिंथेसिस में, ठीक है। और अगर अदर देन ग्रीन अगर कोई कलर देगा तो इसका मतलब हम बोल सकते हैं उसे क्या? क्रोमोप्लास्ट। तो आप लोग ये समझ गए मैंने क्या बताया? टोटल अगर हम बात करें 3 टाइप के प्लास्टिड होंगे। एक होगा तुम्हारा कौन सा? ल्यूकोप्लास्ट, एक होगा क्रोमोप्लास्ट और एक होगा क्लोरोप्लास्ट, ठीक है। ल्यूकोप्लास्ट को हम बोल सकते हैं कलरलेस प्लास्टिड। क्रोमोप्लास्ट और क्लोरोप्लास्ट कैसे होते हैं? कलर्ड देते हैं। दूसरा अगर हम बात करें ल्यूकोप्लास्ट में 3 टाइप होते हैं। एक ध्यान रखना है आपको, एमाइलो, एलियो और एलिरो। एलिरो मैंने ध्यान रखने का तरीका बताया था आपसे, क्या था? एलिरो मतलब ऐसे ध्यान रखना, एलिरो मतलब रो, और प्रोटीन में भी रो आता है, तो ऐसे ध्यान रहेगा आपको। एलियो का मतलब OIL, यहाँ पे आ रहा है और यहाँ पे भी आ रहा है, तो और जो बचा वो कौन सा बचा? कार्बोहाइड्रेट। इसके बाद मैंने आप लोगों से कहा था कि अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो हम मेन बात करते हैं वो किसकी करते हैं? क्लोरोप्लास्ट की। किसकी करते हैं बेटा? तो मैं एक बार आपको क्लोरोप्लास्ट को समझा दे रहा हूँ, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे, ठीक है। कोई बोलो मत बेटा, समझ लो आप लोग। देखो यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे बोलूँ, अगले बात करूँ, तो हम लोग बात कर रहे हैं क्लोरोप्लास्ट की। आपको पता होगा क्लोरोप्लास्ट कहाँ पे प्रेजेंट होता है? तो आप मेसोफिल सेल में होता है बेसिकली, लीफ की, और आपको पता है फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है। तो आपको पता होना चाहिए कि जो यंग प्लांट होता है वो भी स्टेम में भी होता है क्लोरोप्लास्ट। दूसरा आपको पता है क्लोरोप्लास्ट का डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होता है,
एक बार बैठ जाओ बेटा, आराम से बैठ जाओ आप लोग, सही है, बातें मत करो, डिस्टर्ब मत करो ज़्यादा। क्लोरोप्लास्ट की अगर हम बात करें तो मैंने कहा था डबल मेम्ब्रेनस होता है, प्लांट सेल के पास प्रेजेंट होता है। प्लांट सेल और किसके पास होता है? एवलिना के पास। आपको पता भी होगा एवलिना के वाले पोर्शन में एक लाइन भी लिखी हुई है कि एवलिना के पास जो क्लोरोफिल ए होता है वो हायर प्लांट की तरह होता है। इसका मतलब क्लोरोप्लास्ट होता है उसके पास। हम ऐसे हो सकते हैं यूकैरियोटिक प्लांट सेल के पास होता है, सारी जितनी भी होती हैं। अच्छा, प्रोकैरियोटिक सेल के पास क्लोरोप्लास्ट नहीं होता है, लेकिन वो भी फोटोसिंथेसिस करते हैं, तो उनके पास होता है क्रोमैटोफोर। क्या होता है? जैसे आपको पता होगा बैक्टीरिया के पास होता है क्रोमैटोफोर होता है, और वहां पे उनके पास पिगमेंट होगा। हालांकि मैंने ये भी बोला है कि चाहे कोई भी फोटोसिंथेसिस करे, फोटोसिंथेसिस का मतलब आपको पता है सब बच्चों को, यानी कि सनलाइट की प्रेजेंस में खाना बनाते हैं फूड, उसको हम लोग बोलते हैं फोटोसिंथेसिस, जो हम लोग अगली बात करेंगे चैप्टर की। तो मैंने कहा था फोटोसिंथेसिस करने के लिए मेन पिगमेंट होना चाहिए क्लोरोफिल ए, और जो क्लोरोफिल ए होता है वो किसके पास होता है? क्लोरोप्लास्ट के पास होता है। इसीलिए हम यहाँ पे क्लोरोप्लास्ट की बात डिटेल में थोड़ा करते हैं। आपको पता होगा क्लोरोप्लास्ट जो होता है वो डबल मेम्ब्रेनस होता है। यहाँ पे दो मेम्ब्रेन होती हैं इसके पास, एक होती है आउटर मेम्ब्रेन और एक होती है इनर मेम्ब्रेन। ये वाली हो गई आउटर मेम्ब्रेन, और इसके बाद ये वाली कौन सी होती है बेटा? इनर मेम्ब्रेन। दूसरा मैंने कहा था यहाँ पे इसके अंदर क्या होते हैं? थाइलेकोइड होते हैं। क्या होते हैं? ये ऐसे थाइलेकोइड होते हैं। सही है, और थाइलेकोइड आपस में से जुड़े होते हैं। पता है आपको ये बात? अगर हम यहाँ पे एक की बात करें तो ये क्या है? थाइलेकोइड है। और बेटा जो पिगमेंट्स होते हैं, जैसे अगर मैं आपको बताऊंगा, देखो पिगमेंट एक टाइप का नहीं होता है क्लोरोफिल। फोटो पिगमेंट बहुत सारे होते हैं, लेकिन जो मेन पिगमेंट होता है, रिएक्शन सेंटर होता है, वो होता है क्लोरोफिल, जिसका एक मॉलिक्यूल होना चाहिए खाली। लेकिन साथ में एक्सेसरी पिगमेंट भी होते हैं बहुत सारे। तो हम सबको मिला के, जहाँ ऐसे बोल सकता हूँ थाइलेकोइड की मेम्ब्रेन पे जहाँ 250 से 300 फोटो पिगमेंट मॉलिक्यूल होंगे, उसको हम लोग बोलते हैं फोटो सिस्टम। क्या बोलते हैं? मैं आपको बताऊंगा अभी फोटो सिस्टम फर्स्ट होता है, फोटो सिस्टम सेकंड होता है, जब हम फोटोसिंथेसिस पढ़ेंगे, अभी इतना डिटेल नहीं जाएंगे। तो मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि थाइलेकोइड पे बेटा अगर आप लोग बताओ क्लोरोफिल मॉलिक्यूल हैं तो यहीं पे तो होंगे, और यहीं पे होंगे, तो इसका मतलब ये कौन सी रिएक्शन करवाता है? लाइट रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन करवाता है? और यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि जो फोटोसिंथेसिस होता है वो दो टाइप की रिएक्शन में कंप्लीट होता है। एक होता है लाइट रिएक्शन और एक होता है डार्क रिएक्शन। लाइट रिएक्शन में प्लांट एटीपी एनएडीएच बनाता है, और डार्क रिएक्शन में उनका यूज करके क्या करता है? ग्लूकोज बनाता है। सही है, फोटोसिंथेसिस ओवरऑल हम पढ़ेंगे दो स्टेप में, लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन। तो मैं यहाँ पे ये बोल सकता हूँ कि एटीपी और एनएडीपीएच यहाँ से मिलते हैं, और प्लांट क्या करता है? लाइट रिएक्शन करता है। इसके बाद आपको पता है इसके अंदर जो भरा होता है इसको क्या बोलते हैं? स्ट्रोमा। क्या बोलते हैं बच्चों? और स्ट्रोमा में होता है डार्क रिएक्शन। अच्छा, बहुत लोग ये समझते हैं कि लाइट रिएक्शन दिन में होता है, डार्क रिएक्शन रात में होता है। ऐसा कुछ नहीं है। मैं ऐसे बोलूंगा कि लाइट रिएक्शन जो होता है वो, ये बात सही है, सनलाइट होना चाहिए तभी होगा लाइट रिएक्शन। लेकिन डार्क रिएक्शन रात में होता है, बिल्कुल गलत है। आप लोग ऐसे बोल सकते हो डार्क रिएक्शन जो होता है वो लाइट रिएक्शन के प्रोडक्ट पे डिपेंड करता है। जब एटीपी एनएडीएच बन जाएंगे उसके लिए डार्क रिएक्शन स्टार्ट हो जाएगा। ऐसा नहीं कि प्लांट पूरे दिन लाइट करेगा उसके बाद रात में डार्क करेगा, ऐसा कहीं कुछ नहीं है। हाँ, ये बात सही है, लाइट रिएक्शन लाइट डिपेंडेंट होता है, और डार्क रिएक्शन लाइट रिएक्शन के प्रोडक्ट के पे डिपेंडेंट करता है, यानी कि एटीपी एनएडीएच पे डिपेंड करता है। ठीक है, वो हम बाद में पढ़ेंगे। हालांकि डार्क रिएक्शन के 3 टाइप पढ़ेंगे, C3, C4 और कैम साइकिल पढ़ेंगे। इसमें कैल्विन साइकिल आता है तुम्हारा, एक आता है हैच एंड सिलेक्ट पाथवे, और तीसरा आता है तुम्हारा कैम पाथवे। 3 टाइप से प्लांट ग्लूकोज का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, हम लोग बाद में बात करेंगे इसकी। दूसरा आपको पता है स्ट्रोमा में होता है डार्क रिएक्शन, और यहाँ से प्लांट क्या बनाता है बेटा? ग्लूकोज बनाता है। इसके बाद मैंने एक बात आपको और बताई थी, मैंने कहा था क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया दो ऐसे ऑर्गेनेल्स होते हैं जिनके पास खुद का डीएनए होता है और खुद का राइबोसोम होता है। और इसके पास कौन सा राइबोसोम होगा बेटा? 70S राइबोसोम होगा। और दूसरा हम बात करें तो आपको पता है, मैंने कहा था यहाँ पे डीएनए भी होता है। समझ गए आप लोग ये बात? तो क्लोरोप्लास्ट के बारे में। और दूसरा आपको पता है क्लोरोप्लास्ट का जो मेन काम होता है वो क्या होता है बेटा? फोटोसिंथेसिस में हेल्प करना, और कोई काम इसका नहीं है, यानी कि प्लांट के लिए खाना बनाता है। बेसिकली एनिमल सेल में आपको पता है एब्सेंट होता है, इसीलिए हम लोग होते हैं हेटेरोट्रॉपिक, और जो प्लांट के पास क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है, इसीलिए प्लांट और एवलिना वगैरह ये सब कैसे होते हैं? ऑटोट्रॉपिक। समझ गए आप लोग इतनी बात?
क्लोरोप्लास्ट के बारे में एक लाइन और लिखी हुई है एनसीईआरटी में, एक साफ साफ लिखा हुआ है कि एक क्लोरोप्लास्ट पर सेल होता है, क्लामाइडोमोनास जो ग्रीन एल्गी होता है उसके पास होता है। बकाया डिपेंड करता है कि किस सेल में कितने 20 से लेकर 40 तक हो सकते हैं, लेकिन डिपेंड करेगा कि वो सेल कौन सा है। जैसे अगर स्टेम का सेल है तो वहाँ बहुत कम होंगे, अगर लीफ का मेजोफिल सेल है तो वहाँ बहुत ज्यादा हो सकते हैं, क्योंकि आपको पता है लीफ का काम ही मेन होता है फोटोसिंथेसिस में हेल्प करना। ठीक है, तो हम लोग क्लोरोप्लास्ट के बारे में समझ गए होंगे। डबल मेम्ब्रेनस होता है, डीएनए इसके पास खुद का होता है, इसके बाद हम बोल सकते हैं इसके बाद राइबोसोम होता है, 70S राइबोसोम। दूसरा अगर हम बात करें तो मैंने कहा था ये थाइलेकोइड होते हैं, थाइलेकोइड जब इकट्ठे हो जाते हैं इसको बोलते हैं हम लोग क्या, गिरेना या गिरेनम। और इसके बाद जो ये जोड़ रहा है इसको क्या बोलते हैं, स्ट्रोमा लैमली। क्या बोलते हैं बेटा, इनके सबके फंक्शन हम लोग पढ़ेंगे जब पढ़ेंगे फोटोसिंथेसिस, वहां पे हम लोग पूरे चैप्टर ही पढ़ेंगे फोटोसिंथेसिस का। तो वहां पे एक बार मैं क्लोरोप्लास्ट फिर आपको बताऊंगा और फिर आपको पढ़ाऊंगा भी। ठीक है, अभी हम लोग सेल पढ़ रहे हैं तो हमको पढ़ना जरूरी था, इसलिए मैंने आपको बता दिया। पहले बताओ हम लोग क्लोरोप्लास्ट के बारे में समझ गए सब बच्चे। इसके पास क्या होते हैं, फोटो पिगमेंट्स होते हैं। ये सनलाइट को क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है, और आपको पता है लाइट को एब्जॉर्ब करके ये लाइट एनर्जी को किसमें कन्वर्ट करता है, केमिकल एनर्जी में, और उसका प्लांट क्या करते हैं, यूज करते हैं ग्लूकोज बनाने में। बेटा अगर देखा जाए तो आपको पता होना चाहिए कि अब प्लांट में एनिमल में कोई डिफरेंस है नहीं। प्लांट में बस इतना डिफरेंस है, प्लांट ऑटोट्रॉफिक होते हैं, उनके पास क्लोरोप्लास्ट है और हमारे पास क्लोरोप्लास्ट नहीं है। वैसे अगर देखें तो रेस्पिरेशन सेम होता है, प्लांट बस खाली ग्लूकोज बना लेते हैं अपने अंदर, और हम लोग क्या करते हैं, बाहर से लेते हैं। बकाया आपने जैसे रेस्पिरेशन पढ़ोगे दोनों में सेम होता है, हमारी सेल में भी और प्लांट के सेल में भी, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया हमारे पास भी है, माइटोकॉन्ड्रिया। एक बात और मैं वैसे बच्चों को बहुत बार बता भी चुका हूँ, बहुत बच्चे ये समझते हैं कि प्लांट जो रेस्पिरेशन, जैसे एक सेंटेंस बन जाता है ना कि हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं, CO2 छोड़ते हैं, रिलीज करते हैं, और बहुत बच्चे ये मान लेते हैं कि प्लांट क्या करते हैं, CO2 लेते हैं, O2 छोड़ते हैं रेस्पिरेशन में। लेकिन ये बात बिल्कुल गलत सोचते हैं बच्चे। रेस्पिरेशन में प्लांट भी ऑक्सीजन लेते हैं और CO2 रिलीज करते हैं, और हम लोग भी ऑक्सीजन लेते हैं और CO2 रिलीज करते हैं। अगर आप लोगों को ये लग रहा है कि सर फिर प्लांट CO2 भी लेते हैं, तो बेटा प्लांट CO2 जो लेते हैं वो डार्क रिएक्शन में यूज करते हैं, और ये इसे करते हैं फिक्स, और इससे बनाते हैं क्या, ग्लूकोज। और जो हमें ऑक्सीजन देते हैं वो देते हैं लाइट रिएक्शन में, जो H2O का ब्रेक डाउन करते हैं, यानी कि वाटर का ब्रेक डाउन होता है, और जिससे जो ऑक्सीजन मिलता है वो हम लेते हैं। समझ गए आप लोग। तो प्लांट जो CO2 ले रहे हैं, ऑक्सीजन छोड़ रहे हैं, वो किस में करते हैं, फोटोसिंथेसिस में, ना कि रेस्पिरेशन में। ये बात आप लोग ध्यान रखना, क्योंकि बहुत सारे टीचर ये बता देते हैं बच्चों की बेटा प्लांट CO2 लेते हैं, O2 छोड़ते हैं। बच्चे सोचते हैं अच्छा जैसे हम सांस ले रहे हैं प्लांट वैसे लेते होंगे, ऐसा कुछ नहीं होता है। प्लांट जो ऑक्सीजन दे रहे हैं वो लाइट रिएक्शन वाली दे रहे हैं हमें, जो लाइट रिएक्शन में वाटर का ब्रेक डाउन होता है, और कब, जब फोटोसिंथेसिस होता है। और प्लांट जो CO2 फिक्स कर रहे हैं वो इसलिए नहीं कर रहे हैं कि उनको कोई रेस्पिरेशन करना है, CO2 फिक्स कर रहे हैं वो अपना ग्लूकोज बनाने के लिए। ये हम लोग पढ़ेंगे, जब फोटोसिंथेसिस पढ़ेंगे तो वहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया होते हैं, उन पे एक्सपेरिमेंट करके देखा था। इसके बाद बहुत सारे एक्सपेरिमेंट भी हुए थे, इससे पता लगा था कि जो प्लांट, जो हमें ऑक्सीजन मिल रहा है वो कौन सा वाला मिल रहा है, वाटर वाला, और जो प्लांट ग्लूकोज बना रहे हैं उसमें कौन सा कार्बन फिक्स कर रहे हैं, CO2 वाला। समझ गए आप लोग, ये हम लोग पढ़ेंगे भी आराम से। तो आप लोग मेरे हिसाब से क्लोरोप्लास्ट के बारे में समझ गए होंगे, हरित कवक के बारे में। यहाँ पे हम लोग, आपको पता है क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है। दूसरा हम लोगों ने सेकंड टॉपिक पढ़ा था राइबोसोम, ये मैंने कल आपको पढ़ा दिया था, इसलिए मैं थोड़ा तेज फास्ट चल रहा हूँ। आप लोग, हम फिर बाद में डिटेल में पढ़ेंगे हर चीज को। अगली अगर हम बात करें तो मैंने दूसरा टॉपिक पढ़ाया था आपको, राइबोसोम। क्या बताया था बेटा, मैंने कहा था, आप ध्यान सुन लो खाली बस। राइबोसोम के बारे में आपको इतना ध्यान रखना है, मुश्किल से 4-5 बातें याद रखना, आपके सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। देखो राइबोसोम के बहुत सारे फीचर हैं जो हर ऑर्गेनेल से अलग है। जैसे राइबोसोम सेल के अंदर ऐसा अकेला ऑर्गेनेल होता है जो जिसके पास कोई भी मेम्ब्रेन नहीं होती, यानी कि कोई भी मेम्ब्रेन नहीं होती है। मतलब मैं ऐसे बोल सकता हूँ राइबोसोम अकेला है जो कैसा होता है, नॉन मेम्ब्रेनस। पहला बात हो गया ये। दूसरा बेटा सुनो, राइबोसोम अकेला ऐसा ऑर्गेनेल है जो हर टाइप की सेल में प्रेजेंट होता है, चाहे वो प्रोकैरियोट हो, चाहे वो यूकैरियोट हो, चाहे वो प्लांट सेल हो, चाहे वो एनिमल सेल हो। मतलब मैं ऐसे बोल सकता हूँ राइबोसोम हर सेल में प्रेजेंट होता है। हालांकि थोड़ा आपको ध्यान रखना है, जैसे 70S राइबोसोम होता है उसे हम बोलते हैं प्रोकैरियोटिक राइबोसोम, प्रोकैरियोटिक सेल में प्रेजेंट होता है। लेकिन साथ में माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट के पास भी राइबोसोम अकेला ऐसा ऑर्गेनेल है जो ऑर्गेनेल्स विद ऑर्गेनेल्स, मतलब राइबोसोम साइटोप्लाज्म में तो है ही, लेकिन साथ में
राइबोसोम ऑर्गेन्स के अंदर भी है। कितनी अजीब बात है, यानी कि ऑर्गेन्स के अंदर है, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट। मैं ऐसे बोल सकता हूँ, क्वेश्चन वो ऐसे पूछ सकता है, देखो एक तो 70 ऐसे राइबोसोम से पूछ सकता है वो कि बताओ ये कहाँ पे प्रेजेंट होता है। तो आप लोग पहला बोलोगे कौन सेल में? प्रोकार्योटिक सेल में। क्या बोलोगे बेटा? दूसरा आप लोग बोल सकते हो, अगर इन बात करेगा, इन अगर वो लिख रहा है इन, तो आप लोग बोलोगे माइटोकॉन्ड्रिया। और दूसरा क्या बोलोगे बेटा? क्लोरोप्लास्ट। और एक वो आपसे कह सकता है ऑन, तो आप बोलोगे ईआर। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में भी होता है, जो आपने मैंने बताया था, रफ ईआर में राइबोसोम प्रेजेंट होता है ये। दूसरा अगर हम बात करें तो 80S राइबोसोम की बात करें तो आपको बताइए ट्रू राइबोसोम होता है और हमारी यूकैरियोटिक सेल के पास प्रेजेंट होता है। अगले मैंने एक बताया था आपको, बच्चे राइबोसोम में सोचते हैं कि राइबोसोम फिर रही, राइबोसोम ऐसा क्यों है कि हर सेल के पास प्रेजेंट है, राइबोसोम के पास ऐसा क्या है? तो मैं सिंपल सा भाषा में बोलूंगा, आपको पता है हमारे सेल के अंदर सबसे ज्यादा क्या बन रहा है? प्रोटीन। भाई हमारा सेल में ही प्रोटीन पूरा बन रहा है। आपको पता है राइबोसोम एक साइट है जहां पे प्रोटीन बनता है। बेसिकली जो मेन काम तो डीएनए का होता है, मैंने आपसे बार बार बोला है, अमीनो एसिड का होता है, एमआरएनए का होता है, टीआरएनए का होता है, लेकिन राइबोसोम एक साइट होता है, जगह होता है जहां पे प्रोटीन बनेगा। जैसे सपोज मानो पढ़ा मैं रहा हूँ, पढ़ आप रहे हो, लेकिन कहाँ पढ़ रहा हो? डरमंड में। तो डरमंड एक मान लो क्या हो गया? राइबोसोम। समझ गए आप लोग? अब आपको पता होना चाहिए अगर राइबोसोम नहीं होगा तो प्रोटीन नहीं बनेगा, और बेटा अगर प्रोटीन नहीं बनेगा तो सेल ही किस टाइप का फिर हो? हम वायरस को नॉन लिविंग क्यों मानते हैं? क्योंकि उसके पास राइबोसोम नहीं है। अगर काश उसके पास राइबोसोम होता तो वायरस लिविंग होता, क्योंकि वायरस के पास जेनेटिक मटेरियल तो होता है। भाई वायरस के पास जेनेटिक मटेरियल होता है, वायरस के पास सब कुछ होता है, जैसे प्रोकार्योटिक सेल के पास होता है। वायरस के पास क्या नहीं होता? राइबोसोम। अगर राइबोसोम होता तो शायद वायरस कैसा होता? लिविंग होता। तो बेसिकली मैंने कहा था कि अगर कोई लिविंग सेल है तो उसके पास जेनेटिक मटेरियल होना चाहिए, वो तो बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन साथ में बेटा कुछ ऐसे ऑर्गेन्स भी होने चाहिए जिससे सेल को लिविंग स्टेट में रख पाए। वो अगर सेल के अंदर मेटाबॉलिज्म नहीं होगा तो फिर सेल कैसे वर्क कर पाएगा? आप लोग समझ सकते हो बात? तो राइबोसोम के पास मैंने और आपको बताऊं, जैसे आपको बताया राइबोसोम का फंक्शन क्या होता है, तो आपको मैंने कहा था साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस इतना फंक्शन होता है। दूसरा अगर हम बात करें तो राइबोसोम जो होता है वो साइटोप्लाज्म में होता है। अगर मैं थोड़ा सा आपको प्रोसेस बताऊं क्या होता है तो समझ लो थोड़ा सा। वैसे हम लोग जेनेटिक्स में बात करेंगे डिटेल में। ये मान लिया कोई सेल है, क्या है बेटा? ये कोई सेल है, आपको पता है न्यूक्लियस होता है, उसके अंदर क्या होता है? डीएनए होता है। पता है आप लोगों को ये बात? बेटा राइबोसोम मान लिया यहाँ पे पड़ा हुआ है, ये अलग अलग यूनिट होते हैं इसके दोनों, जब एमआरएनए आता है तो ये साथ में आते हैं, ठीक है। अब क्या हुआ, यहाँ से डीएनए के पास आपको बताया नाइट्रोजनस बेस का एक सीक्वेंस होता है। भाई डीएनए के पास अगर आप लोग कहोगे सर कैसे, अगर मैं वैसे आपको अभी न्यूक्लियस पढ़ाऊंगा तो उसमें बताऊंगा आपको थोड़ा सा कि कैसे हम लोग मान सकते हैं कि जीन क्या होता है। अगर एक्यूरेटी में ऐसा नहीं कि जीन कोई चिप होती है वो उससे गाने निकलेंगे या कुछ ऐसा वो बताएगा कि भाई जाओ तुम ये वाला एंजाइम बनाओ, ऐसा कुछ नहीं होता है। राइबोसोम के पास एक सीक्वेंस होता है और आपको पता होगा नाइट्रोजनस बेस 4 टाइप के होते हैं, एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन और थाइमिन। अगर हम यहाँ पे देखें तो आपको पता होना चाहिए कि बेसिकली सारे दुनिया में कोई भी लिविंग है, चाहे कोई भी डीएनए है, सबका डीएनए सेम होता है, बस डिफरेंस होता है उस सीक्वेंस का, जो एडेनिन, थाइमिन, ग्वानिन और साइटोसिन। बेटा यहाँ पे खेल कैसा होता है मैं आपको थोड़ा समझा रहा हूँ खाली। जैसे आपको पता होगा इंग्लिश अल्फाबेट में 26 लेटर होते हैं, भाई ABCDEFGHI होते हैं, लेकिन दुनिया में जितने भी चाहे अरबों नाम है, हम लोग ये काउंट ही नहीं कर सकते कितने नाम है, लेकिन बताओ क्या सारे के सारे 26 लेटर से नहीं बने क्या? डिफरेंस क्या है? खाली ये डिफरेंस है कि किसी में ए पहले है किसी में बाद में। भाई अगर किसी का नाम कुछ भी XYZ मान लो, कोई भी अमन नाम है किसी का AMAN, अगर किसी का ए हटा दो क्या अमन बचेगा? सेम, ठीक है सुनो सेम यहाँ पे ये होता है। आपको पता है अमीनो एसिड कितने टाइप के होते हैं? 20 टाइप के। कितने टाइप के होते हैं बेटा? और ये 20 टाइप के अमीनो एसिड हर किसी के पास होते हैं, ऐसा नहीं हमारे पास है, कुत्ते के पास भी 20 टाइप के होंगे, हर किसी के पास, प्लांट के पास भी होंगे। अब आप लोग सोचो 20 टाइप के अमीनो एसिड से हजारों करोड़ों प्रकार की प्रोटीन बन रही है। दुनिया में जो भी प्रोटीन बन रही है किससे बन रही है? 20 टाइप के अमीनो एसिड से। डिफरेंस इतना है खाली कि अमीनो एसिड, आपको पता है प्रोटीन क्या होती है? अमीनो एसिड की चेन, जैसे नाम होता है ए, जैसे AMAN किसी का नाम है तो एक चैन ही तो हुआ एक लेटर का।
ऐसे यहाँ पे होता है। अब मैंने मान लिया ए हटा दिया अमन से, तो अमन तो नहीं बचा ना। ऐसे ही यहाँ पे होता है कि अगर मैं कोई भी अमीनो एसिड का सीक्वेंस चेंज करूंगा तो उसका मतलब वो प्रोटीन चेंज हो जाएगा। और बेटा अमीनो एसिड का सीक्वेंस जो होता है वो इस बात पे डिपेंड करता है कि आपके डीएनए का सीक्वेंस क्या है। किसका? नाइट्रोजनस बेस का। मैं आपको थोड़ा और बताऊंगा। नाइट्रोजनस बेस जो होते हैं वो 3-3 में होते हैं, मतलब 3-3 से कोडॉन बनाते हैं। क्या बनाते हैं? और वो एक स्पेसिफिक कोडॉन, एक स्पेसिफिक अमीनो एसिड क्या करता है? कोड। जैसे सपोज मान लो किसी में पहले AUG आ रहा है सीक्वेंस में, मान लो mRNA के पास। अब आप लोग बताओ AUG आएगा तो यहाँ पे कोड क्या होगा? मिथ्योनिन होगा। एक अमीनो एसिड होता है मिथ्योनिन, वो कोड हो गया। अब सोचो अगर कोई एलिफेंट है तो वहां पे ए नहीं होगा, वहां पे मान लो यू हो जाएगा। अब देखो उसका कोडॉन चेंज हो गया, और कोडॉन चेंज हो गया तो उसके पास अलग प्रोटीन बनेगा और मेरे पास अलग प्रोटीन बनेगा। अब देखो होता क्या है, डीएनए से बेटा क्या बनता है? mRNA बनता है। mRNA आता है राइबोसोम के पास, और राइबोसोम का काम इतना है खाली कि उस चेन को बनाना, पॉलीपेप्टाइड चेन को बनाना। किसकी हेल्प से? टीआरएनए की हेल्प से, अमीनो एसिड की हेल्प से, mRNA की हेल्प से। खाली राइबोसोम तो एक साइट है जहाँ पे ये प्रोटीन का फॉर्मेशन हो रहा है। मुझे लग रहा है थोड़ा थोड़ा आपके पल्ले पड़ गया होगा, ज्यादा नहीं पड़ा होगा, क्योंकि ज्यादा हमारे पल्ले पड़ेगा जेनेटिक्स में जब मैं आपको डिटेल में बताऊंगा हर चीज को, स्टार्टिंग से लेके लास्ट तक। क्योंकि हम लोग जेनेटिक्स में पढ़ते ही हैं, सेकंड चैप्टर में आपको बताऊंगा मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में खाली यही पढ़ेंगे कि प्रोटीन का फॉर्मेशन कैसे होता है। बस समझ गए डीएनए के बारे में, और डीएनए से कैसे प्रोटीन बनेगा वो समझेंगे। अब सोचो आप लोग किसी एक चैप्टर का आप लोग 1 मिनट में तो नहीं समझ सकते ना, लेकिन थोड़ा समझ में आ गया होगा, मुझे लगता है थोड़ा समझ में आ गया। ठीक है, तो आप लोग समझ गए राइबोसोम क्यों जरूरी है, हर सेल के पास क्यों होता है? क्योंकि बेटा ये साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस होता है, यानी करता है, और जहाँ पे प्रोटीन बनेगा यही साइट है, तो इसका मतलब ये होना चाहिए। तो इसीलिए प्रोकैरियोटिक सेल में भी होता है और यूकैरियोटिक सेल में भी होता है, प्लांट सेल में भी होता है और एनिमल सेल में भी होता है। समझ गए राइबोसोम के बारे में? अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट होता है, जो आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, वो करेंगे साइटोस्केलेटन। क्या करेंगे? तो आप लोग नेक्स्ट आप लोग एनसीईआरटी निकालो, हम लोग पढ़ेंगे साइटोस्केलेटन। आपको नाम से कुछ पता लग रहा होगा थोड़ा थोड़ा। साइटो का मतलब क्या होता है बेटा? बेसिकली सेल, और स्केलेटन का मतलब क्या होता है? कंकाल, हिंदी में बोलते हैं कंकाल। आप लोग मुझे ये बताओ खाली स्केलेटन का फंक्शन क्या होता है? अगर आपसे मैं नॉर्मल भाषा में पूछूं, ये भूल जाओगे, कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग वैसे बताओ मुझे। इसका जो मेन काम होता है वो होता है शेप देना या स्ट्रक्चर बनाना। वो किसका काम होता है? स्केलेटन का। जैसे हम लोग भी अगर सीधे खड़े रह पा रहे हैं तो किसकी वजह से रह पा रहे हैं? स्केलेटन की वजह से। या मैं ऐसा बोल सकता हूँ, आपकी शेप जो अगर आ रही है तो किसकी वजह से आ रही है? स्केलेटन की वजह से। जो हमारा बोनी होता है, कैसा होता है? बोनी, यानी कि बोन्स का बना होता है। एक बात मुझे बताओ, अगर हम साइटोस्केलेटन की बात करें बेटा, तो क्या सेल के पास, मैंने कभी ऐसा बताया आपको कि सेल ये है और इसका न्यूक्लियस कहाँ पे है? यहाँ पे। ऐसा कहा कभी? मैंने न्यूक्लियस बीच में बनाया होगा हमेशा, क्लोरोप्लास्ट जहाँ बनाता हूँ वही बनाया होगा। इसका मतलब यह है कि सेल के अंदर भी कुछ ना कुछ ऐसा स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है जो ऑर्गेनेल्स को बांधे रखता है, कि अगर कोई ऑर्गेनेल्स जहाँ रहेगा वहीं पे रहेगा। अब भाई सेल के अंदर ऐसा तो हो नहीं सकता, बोन्स होंगी, ये कार्टिलेज का होगा। सेल के अंदर अगर हम बात करें तो किसका होता है? प्रोटीनियस, यानी कि प्रोटीन्स के थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं और उनसे सारे के सारे ऑर्गेनेल्स बंधे होते हैं, जिसे हम बोलेंगे माइक्रोफिलामेंट या माइक्रोट्यूब्यूल्स। अभी हम बात करें उसकी, तो हम लोग पहले तो यहाँ पे जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे सीलिया ऑफ फ्लैजेला के बारे में, और दूसरा यहाँ पे स्ट्रक्चर पढ़ेंगे सेंट्रियोल के बारे में। मैं आपको सिंपल भाषा में ये बता रहा हूँ कि प्रोटीन का बना हुआ माइक्रोट्यूब्यूल्स या माइक्रोफिलामेंट के द्वारा जो सिस्टम पूरा अरेंजमेंट होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? साइटोस्केलेटन। लेकिन यहाँ पे हम लोग माइक्रोट्यूब्यूल्स का अरेंजमेंट जो दिखाया गया है वो किसके अंदर दिखाया गया है? सीलिया फ्लैजेला के अंदर, और दूसरा दिखाया गया है सेंट्रियोल के अंदर। किसके अंदर? तो हम लोग यहाँ पे जो बात करेंगे वो किसकी करेंगे? सबसे पहले मैं आपको बता रहा हूँ कि कैसे हमको क्वेश्चन आएगा और कैसे हमको सॉल्व करना है। तो पहला हम पढ़ेंगे सीलिया ऑफ फ्लैजेला के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे? तो मैं उसकी बात करता हूँ स्टार्ट, ठीक है? तो आप लोग ये बताओ मुझे पहले, आप लोग सीलिया फ्लैजेला के बारे में जानते हो? पहले बताओ, सब बच्चे जानते हो बेटा?
नहीं जानते हो? सीलिया और फ्लैजिला, आपने इनका नाम काफी बार पढ़ा होगा, सीलिया फ्लैजिला। देखो एक बात सुनो आप लोग, जैसे मैं सीलिया फ्लैजिला में अगर आपको बेसिक डिफरेंस बताऊं तो आपको पता होना चाहिए, सीलिया नंबर में बहुत सारे होते हैं, फ्लैजिला नंबर में बहुत कम होते हैं, बेसिकली 2 होते हैं जो हमने पढ़े हैं, 1 या 2 होते हैं। सीलिया छोटे होते हैं, हेयर लाइक छोटे स्ट्रक्चर होते हैं, और फ्लैजिला कैसे होते हैं, लार्ज होता है। आपने फ्लैजिला बेसिकली बायोलॉजी में 3 जगह पढ़ा है, बेसिकली बता रहा हूँ जो आपको ध्यान रखना है। एक तो आपने पढ़ा है बैक्टीरिया के पास, सही है, आपको पता है बैक्टीरिया का अगर मोटाइल है तो उसके पास फ्लैजिला होगा। भाई फ्लैजिला का काम क्या होता है, किसी भी सेल को मोटाइल बनाना। मोटाइल का मतलब होता है उसको गतिमान, मतलब चलाना। अब बैक्टीरिया के पास हाथ पैर चलना है कि पैर से भागते हुए जाएगा, उसके पास है फ्लैजिला। जैसे फ्लैजिला का मतलब अगर आपको सिंपल समझाऊं तो जैसे आपने पतंग देखी है, और पतंग के पीछे वो लगाते हैं, पूंछ लगाते हैं ना, वो क्या करता है, उसको डायरेक्शन देता है ना पतंग को, या उड़ाता है। मैं ऐसा बोलता हूँ, हालांकि मैंने उड़ाई नहीं है, मैंने कभी नहीं उड़ाई है, लेकिन यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ फ्लैजिला का काम लगभग कुछ ऐसा ही होता है, सही है। वो भी क्या करता है, उसको मोटाइल बनाता है। सुन लो बेटा, अब आपको कहोगे सर सीलिया करते हैं, तो ये भी सीलिया भी काम करते हैं, सीलिया काम भी ये होता है मोटिलिटी देना। लेकिन सीलिया हमारे अंदर ही प्रेजेंट होते हैं। सीलिया आपको पता है फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट में भी होते हैं, जैसे फैलोपियन ट्यूब होती है, वहाँ एग को कलेक्ट करने का काम कौन करता है, सीलिया ही करते हैं। दूसरा हम बोल सकते हैं सीलिया पैरामीशियम के पास होते हैं, जैसे आपने पैरामीशियम बनाया ना, उसमें बाहर ऐसे आप डिजाइन बनाते हो, ये डिजाइन मान लो आप लोगों के लिए ऐसे करते हो आप लोग, तो ये क्या बनाते हो, सीलिया। अब ये सीलिया क्या करते हैं, ये वाटर को ऐसे धकेलेंगे, पतवार काम करता है, वैसे ये करते हैं। तो आप लोग वो नाव का पतवार होता है, वो क्या होता है, लोग ऐसे करके आते हैं, क्या बोलते हैं उसको, हाँ यही बोलते हैं। तो इसका काम ऐसा ही कुछ सीलिया का होता है। सुनो अब सुन लो, तो आप लोग ये समझ गए सीलिया फ्लैजिला का काम क्या होता है। अब यहाँ पे बेटा हम लोग जो मेन टॉपिक है हमारा वो है सीलिया फ्लैजिला का में अरेंजमेंट किसका, माइक्रोट्यूब्यूल्स का। किसका, माइक्रोट्यूब्यूल्स का। और अगर आपको माइक्रोट्यूब्यूल्स का अरेंजमेंट पता है तो आप लोग आराम से क्वेश्चन कर दोगे। देखो मैं आपको थोड़ा सा बता रहा हूँ, जैसे अगर एक तो यहाँ पे हम पढ़ेंगे सेंट्रियोल, दूसरा पढ़ेंगे सीलिया और फ्लैजिला। मैं दोनों के एक साथ बता दे रहा हूँ आपको, ठीक है। सीलिया फ्लैजिला एक तरफ और एक तरफ हम लिख देते हैं सेंट्रियोल। बेटा बोलो मत आप लोग, मैं एक आपको स्ट्रक्चर बना के दिखा रहा हूँ। देखो ये एक स्ट्रक्चर है, यहाँ पे आपको ये पढ़ोगे आप लोग की जो पेरिफेरल माइक्रोट्यूब्यूल्स होते हैं वो कितने होते हैं, 9। कितने होते हैं, 9 होते हैं। यानी कि ऐसे करके एक, ये 9 हो गए, और बीच में कैसा होता है, 2। आपको ध्यान ये रखना है, एक बोलो मत कोई, जो पेरिफेरल माइक्रोट्यूब्यूल्स होते हैं ये डबल एट में होते हैं। कैसे होते हैं, डबल एट मतलब डबल में होते हैं। और बेटा जो सेंट्रल में होते हैं कैसे होते हैं, सिंगल। तो मैं ऐसे बोल सकता हूँ ये वाले जो होते हैं वो होते हैं सेंट्रल माइक्रो ट्यूब्यूल्स, और ये कैसे होते हैं, सिंगल में होते हैं। पहली बात तो आपको ये ध्यान रखना है। आपसे क्वेश्चन पता कैसे पूछा जाता है, हालांकि क्वेश्चन यहाँ से आता है, ध्यान रखना, स्टेटमेंट में पूछा जाता है। यहाँ से या तो वो पूछेगा अरेंजमेंट सीलिया ऑफ फ्लैजिला का, तो मैं साफ साफ लिख दूंगा यहाँ पे कि 9+2। कैसा लिख दूंगा, 9+2। और अगर आपसे पूछे सेंट्रल का कैसा होता है तो आप बताओगे 9+0। क्या बताओगे बेटा, 9+0। डिफरेंस इतना होता है, सुनो बेटा, बोल कौन रहा है यहाँ पे, 9+2 में डिफरेंस इतना होता है, ये सेंट्रल में जो होगा वो, सॉरी पेरिफेरल में जो होगा ये किस में होगा, डबल में। कैसा होगा बेटा, डबल में। यहाँ पे एक बार ऑप्शन ये दे दिया था नीट ने, 9+2 नहीं रखा था, उसमें रख दिया था 18+2। तो आप लोगों को इतना पता होना चाहिए, सीलिया फ्लैजिला का हो जाए तो 18+2 हो सकता है, ठीक है। अगर 9+2 ऑप्शन में नहीं है तो यहाँ पे इसने, यहाँ पे 9 जो होते हैं ये पेरिफेरल होते हैं। कैसे होते हैं बेटा,
पेरिफेरल होते हैं, और ये पता है किस में होते हैं, ट्रिपलेट में। किस में होते हैं? और जो सेंट्रल में यहाँ पे होता है वो क्या होता है, एब्सेंट, मतलब यहाँ पे सेंट्रल में कोई भी नहीं होता है, ये आपको ध्यान रखना है। दूसरा देखो आप लोग, ये आपस में ऐसे जुड़ा होता है, इसके बाद यहाँ पे इसे बोलते हैं सेंट्रल सीट, और ये भी आपस में ऐसे जुड़े होते हैं। और ये ऐसे जुड़े होते हैं। ये होता है तुम्हारा माइक्रोट्यूब्यूल्स का अरेंजमेंट। यहाँ पे देखो आप लोग, एक बात यहाँ पे ध्यान रखना, जैसे ये वाले बताओ कौन से माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं, सेंट्रल वाले हैं, बीच वाले, ये वाले कौन से हैं बेटा, पेरिफेरल हैं। ये जो पेरिफेरल वाले आपस में जुड़े होते हैं इन्हें बोलते हैं लिंकर। क्या बोलते हैं? और एक बात ध्यान रखना, ये क्या है, सेंट्रल सीट। क्या है? ये है सेंट्रल सीट। और यहाँ पे मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि पेरिफेरल वाले सेंट्रल से जुड़े होते हैं उन्हें बोलते हैं रेडियल स्कोप। इन्हें क्या बोलते हैं? अच्छा एक बार बताओ बेटा, एक बार ये क्वेश्चन पूछा था कि बताओ सीलिया और फ्लैजिला के अरेंजमेंट में जो माइक्रोट्यूब्यूल्स का अरेंजमेंट होता है उसमें रेडियल स्लोप का नंबर कितना होता है? कितना होगा? 9 ही होगा भाई। यहाँ पे ये 9 है तो 9 ही होंगे। अब ऐसा नहीं कि आप लोग वहां पे तो सोचो कि अरे सर ने तो ये कहा था माइक्रोट्यूब्यूल्स 9 होते हैं, रेडियल स्लोप तो बताई नहीं थी कितनी होती हैं। ये तो आप लोग इतना समझदार हो कि यहाँ पे आप लोग आराम से समझ सकते हो कि 9 अगर पेरिफेरल माइक्रोट्यूब्यूल्स है, इसका मतलब रेडियल स्लोप कितनी होंगी? 9 ही होंगी। ठीक है, ये बात समझ गए हम लोग बेटा। तो ये क्या होता है, सेंट्रल सीट होता है। इसके बाद ये कौन सा है, सेंट्रल वाला है। ये कौन से है, पेरिफेरल। अब आप लोग यहाँ पे देखो, अगर सेंट्रल की हम लोग बात करें, यहाँ एनसीईआरटी डायग्राम नहीं बनाया है इसका, ये सेंट्रल वाला। हाँ बताओ, सेंट्रल वाला नहीं बनाया उसने, ये वाला बनाया कहीं। लेकिन आप लोग उसके बराबर में, सेंट्रल के बराबर में कहीं भी बना लेना ये वाला, ठीक है, जिससे आपको फिर ध्यान रहे बहुत अच्छे। आप लोग सुन लो पहले बेटा, पूरी कहानी समझ लो पहले। ये मैं क्या कह रहा हूँ, ये कैसे होते हैं, ट्रिपलेट में। कैसे होते हैं? तो यहाँ देखो ट्रिपलेट में होंगे, लेकिन 9 होंगे यहाँ पे। ये 9 हो गए, और यहाँ बीच में एब्सेंट होता है, यानी इसको बोलते हैं हब। क्या बोलते हैं? हब। और दूसरा बेटा ये ऐसे जुड़ा होता है। अच्छा ये बताओ, ये आपको ऐसा लग रहा है जैसे एज लाइक कार्ट व्हील। कार्ट व्हील मतलब जो बैलगाड़ी का पहिया होता है उसकी तरह, तो इसको हम लोग बोलते हैं एज लाइक कार्ट व्हील। आप लोग बताओ बेटा, इसमें बताओ पेरिफेरल वाले कौन से, ये वाले हैं ना, तो ये इसके हैं पेरिफेरल। दिख रहा है आपको, पेरिफेरल माइक्रो ट्यूब्यूल्स। ठीक है, कितने? 9। लेकिन ये कैसे है, ट्रिपलेट में। ये ध्यान रखना है आपको। यहाँ पे कैसे है, डबलेट में। इसके बाद बताओ सेंट्रल में क्या होता है, एब्सेंट होता है, और इसको हम लोग बोलते हैं, सेंट्रल में क्या होता है, एब्सेंट, और इसको बोलते हैं हब। और ये ऐसा लगता है एज लाइक कार्ट व्हील। ये आपस में जुड़े होते हैं ऐसे लिंकर के द्वारा। बकाया सब कुछ वैसा ही सेम है। ये तुम्हारा जो टॉपिक है ये कौन सा है, साइटोस्केलेटन का पूरा हो गया, सीलिया फ्लैजिला, और आपका क्या हो गया, सेंट्रियोल। और दूसरा मैंने आपको बता दिया, ये वाला डायग्राम आप चाहो तो बना सकते हो, ये वाला एनसीईआरटी में बना हुआ है। ठीक है, तो आप लोग इतना करो कॉपी में। आप लोग यार टेस्टिंग में चेक नहीं किया? नहीं हुई? चलो जो भी आपको क्वेश्चन बचे हैं वो आज मैं बता दूंगा, आप खुद चेक कर लेना। ठीक है, 20 बचे हैं, वो आज मैं ऑनलाइन क्लास में बता दूंगा आपको। ठीक है, और आप लोग
बेटा मेहनत कर रहे हो बच्चे से नहीं कर रहे हो तो क्या कर रहे हैं आप लोग भाई? और आप छुट्टी मत करो बेटा एक भी दिन की, अगर छुट्टी करोगे तो आपको वो भी समझ नहीं आएगा, ठीक है? और आप लोग मेहनत करते रहो और एनसीईआरटी को बार बार पढ़ो। ये मत सोचो कि हमारा तैयार है, क्योंकि बेटा जिस दिन आपके 500 का नंबर आएंगे मैं मान लूंगा आपका तैयार है, उससे पहले आप ये मानो 0 है, ठीक है? आप जितना मेहनत कर लो उतना अच्छा है। बहुत बच्चे ऐसे होते हैं जो 1 नंबर 2 नंबर से रह जाते हैं, ठीक है, नीट में, और ऐसे मेरे बहुत सारे दोस्त हैं जो 1 नंबर से रह गए थे। बहुत सारे नहीं, मतलब एक साथ रह गया था 1 नंबर से, एमबीबीएस निकला था उसमें। तो आप लोग कोशिश करो कि आप लोग बहुत मेहनत से पढ़ाई करो और बिल्कुल डेली ही पढ़ाई करो, ठीक है? रेगुलर तुम कहाँ बात करो, एक हाथ में ले जाकर दोनों में आते। ये बाहर जाके माहौल देखते हैं कैसा चल रहा है, ये पानी में कम मरते हैं। बेटा आपको बोलो मत ये करने के लिए काम से सौरभ क्यों बोल रहे हो? इधर देख, एक तो दोनों बात नहीं कर रहे हो तो अगले देख पीछे क्या देख रहे हो? अच्छा ठीक है, अगले देखो पीछे मत देखो। मतलब और बोल रहे हो बेटा, ये बनाओ आपके साथ साथ साथ। और आप लोग बेटा ऑनलाइन क्लास में सब बच्चे आए, मेरे कौन नहीं आता है? कौन नहीं आया था? तुमको नहीं आए? आ जाएगा, नेट नहीं चलता है, छत पे जाके बैठ जाएगा, अभी कौन ठंड पड़ रहा है? वो तो आया था मुकेश। चलो ठीक है ठीक है ठीक है, आप लोग आ जाया करो और खाना खा रहे साथ में खाना खाता रहा करो। मैं कौन सा छीन लूंगा उसमें से कि खाना में लेके आओ, तो फिर आप लोग खाते रहा करो आराम से। अगर मैं अपना इम्पोर्टेंट घंटा आप लोगों को दे रहा हूँ तो आपका फर्ज बनता है कि आप ये घंटा निकालें कैसे करके। ये हो गया आप लोगों को बेटा? करो करो।
तो आप लोग एनसीईआरटी निकालो बेटा, पढ़ते हैं लाइन वाला, ठीक है। तो पहले हम लोग पढ़ेंगे साइटोस्केलेटन के बारे में, इसके बाद पढ़ेंगे न्यूक्लियस के बारे में, न्यूक्लियस के बारे में पढ़ेंगे। तो आप लोग समझ गए पूरा, ये समझ गए। यहाँ आपको बस इतना ध्यान रखना है, मैं आपको फिर बता रहा हूँ, नीट में जब भी क्वेश्चन आएगा आप लोग ये वाला डायग्राम माइंड में रखना, बस सीरियम लेला से, और ये वाला डायग्राम माइंड याद रखना सेंट्रियोल से। वो आपसे बहुत पूछेगा तो अरेंजमेंट हो सकता है। दूसरा आपसे पूछ लेगा माइक्रोट्यूब्यूल्स कितने कितने पेरिफेरल में होते हैं और कितने सेंट्रल में होते हैं, ये पूछ सकता है। दूसरा आपसे ये पूछ सकता है, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ रेडियस को कितने होते हैं, ये पूछ लेगा कि बताओ लिंकर कितने होते हैं, सही है। इसके बाद आपसे पूछ सकता है सेंटर चीज कहाँ पे होता है, डायग्राम का लेवल पूछ सकता है, वो ये डायग्राम दे देगा, उसका लेवलिंग कर देगा, वो पूछेगा ए बी सी लिख देगा और पूछेगा बताओ इसे क्या बोलेंगे। जैसे ए की जगह उसने क्या लिख दिया, ऐसे लिख दिया यहाँ पे ए, और यहाँ पे लिख दिया बी, यहाँ पे लिख दिया सी। अब आप लोग बताओ कि यहाँ पे क्या क्या होगा, बता सकते हो आराम से कि कहाँ पे सेंट्रल माइक्रोट्यूब्यूल्स है, कहाँ पे पेरिफेरल माइक्रोट्यूब्यूल्स है, कहाँ पे ये दोनों जोड़ रहे हैं तो उसको क्या बोल रहे हैं। यहाँ पे मैंने कहा था, अच्छा एक बताओ, यहाँ 9 + 0 है, यहाँ क्या मैं 27 + 0 लिख सकता हूँ, लिख सकता हूँ ना। अगर 9 + 0 ऑप्शन में नहीं है तो यहाँ पे 27 + 0 ऑप्शन में लिख सकता हूँ, क्योंकि यहाँ पे आपको बताइए कैसे होते हैं, ट्रिपलेट होते हैं। पढ़े वैसे पूरा पढ़ ले बेटा, ठीक है। चलो आते हैं एनसीईआरटी, आप लोग निकालो एनसीईआरटी निकालो, क्या नहीं है, ठीक ठीक। और बेटा एनसीईआरटी को अच्छे से पढ़ो आप लोग, क्योंकि क्वेश्चन आपका एनसीईआरटी से ही आएगा। चलो हम लोगों ने राइबोसोम के बारे में पढ़ लिया था ना, आज हम लोग क्या पढ़ेंगे, साइटोस्केलेटन के बारे में, ठीक है। तो देखो क्या क्या लिखा हुआ है, हाँ देख रहा हूँ मैं। बेटा बोलो मत कोई बच्चा, देखो अब बोलो मत कोई। कह रहे हैं एन इलेबोरेट नेटवर्क ऑफ फिलामेंटस प्रोटीनियस स्ट्रक्चर कंसिस्टिंग ऑफ माइक्रो ट्यूब्यूल्स, यह लिखा है माइक्रो फिलामेंट एंड इंटरमीडिएट फिलामेंट प्रेजेंट इन द साइटोप्लाज्म। कहाँ प्रेजेंट होता है, साइटोप्लाज्म में। और कह रहे हैं इज कलेक्टिवली रिफर टू एज साइटोस्केलेटन, यानी कि एक प्रोटीन का बना हुआ स्ट्रक्चर होता है, या मैं बोल सकता हूँ माइक्रोफिलामेंट या माइक्रोट्यूब्यूल्स का बना हुआ, और ये कहाँ होता है, साइटोप्लाज्म में, और उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, साइटोस्केलेटन। थ्रेड लाइक होता है, धागे नुमा होता है, और माइक्रोट्यूब्यूल्स को हम लोग देख लिए। कह रहे थे साइटोस्केलेटन इन अ सेल आर इन्वॉल्व इन मेनी फंक्शन, जैसे पहला फंक्शन कह रहा है मैकेनिकल सपोर्ट, दूसरा क्या कह रहा है, और तीसरा कह रहा है मेंटेनेंस ऑफ शेप ऑफ द सेल। मतलब जो जो फंक्शन हमारे अंदर साइटोस्केलेटन करता है, वो सॉरी स्केलेटन करता है, वही यहाँ पे साइटोस्केलेटन का वही फंक्शन होता है, ठीक है। पहला क्या है बेटा, मैकेनिकल सपोर्ट, दूसरा होता है मोटिलिटी, और तीसरा होता है मेंटेनेंस यानी कि शेप ऑफ द सेल। समझ गए बेटा आप लोग। तो यहाँ पे आपसे ये पूछ सकते हैं, यहाँ पे स्टर्नल वो पूछ सकते हैं। अब देखो एक डायग्राम बना हुआ है आपके सामने, ये वाला माइक्रोस्कोप देखा हो गया है, और ये इन्होंने बनाया है जो मैंने अभी आपको समझाया था। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो क्या क्या है यहाँ पे, देखो आप लोग बताओ, ये वाले जो माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं कौन से हैं बेटा, सेंट्रल माइक्रोट्यूब्यूल लिखा है। दूसरा आप लोग बताओ, ये वाले हैं ये कौन से हैं, पेरिफेरल, तो ये वाले होंगे पेरिफेरल, और ये कैसे में है, डबलेट में, ठीक है। इसके बाद ये जो जोड़ रहे हैं साथ में, ये वाला ये क्या है, रेडियल स्पोक, क्या है, ये लिखा है रेडियल स्पोक। यहाँ से ध्यान रखना, क्वेश्चन बहुत जल्दी आ जाता है, लेवलिंग वाला पूछ सकता है कि बताओ कहाँ पे क्या होगा, इसीलिए मैं बार बार आपको बार बार बता रहा हूँ कि कहाँ पे क्या चीज है, ठीक है। इसके बाद ये देखो, ये इंटर डबलेट ब्रिज बोल दो, ये जोड़ रहा है जो, या लिंकर बोल दो, बात देखिए है। ये सेंट्रल सीट है ये वाली, क्लियर हो बेटा। तो डायग्राम में बना चुका हूँ, बार बार आपको नहीं बता रहा हूँ। ये 9 होंगे, आप लोग गिन सकते हो, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, यानी कि 9 होते हैं जो वो होते हैं एक पेरिफेरल में और डबलेट में होते हैं, और 2 कैसे होते हैं, सिंगलेट में। अगर आप लोग चाहो तो यहाँ लिख लो ऐसे करके सिंगलेट, ठीक है, या सिंगल लिख लो, ये वैसे थ्योरी में अभी लिखा होगा, ठीक है। तो पढ़े इसको,
चलो पढ़ते हैं। तो देखो यहाँ पे क्या कह रहा है सीलिया फ्लैजेला के बारे में, कह रहा है सीलिया एंड फ्लैजेला आर हेयर लाइक आउटग्रोथ ऑफ द सेल मेम्ब्रेन। आपको पता है सेल से बाहर निकले स्ट्रक्चर होते हैं। कह रहा है बेटा सीलिया आर स्मॉल स्ट्रक्चर विच वर्क लाइक ओर्स। ओर्स का मतलब यहाँ पे क्या है भाई, जो बता रहा था जैसे नाव का पतवार होता है जो जैसे वो चलाता है, ऐसे यहाँ पे ये भी वैसे ही काम करते हैं। अगले कह रहा है कॉजिंग द मूवमेंट ऑफ आइदर द सेल और द सराउंडिंग फ्लूइड, यानी कि सराउंडिंग फ्लूइड को क्या करेंगे, मूवमेंट कराएंगे सेल के लिए। भाई एक सेल है उसको मूवमेंट कराना है तो सीलिया आराम से करा सकते हैं। और वो क्या करते हैं सीलिया ऐसे वैसे मतलब होता नहीं ऐसे अरेंजमेंट करते हैं ऐसे करके, और सेल अपने आप से आगे बढ़ता रहेगा। अगले कह रहा है फ्लैजेला आर कंपैरेटिवली लॉन्गर एंड रिस्पांसिबल फॉर द सेल मूवमेंट। ये भी सेल मूवमेंट के लिए क्या करता है, रिस्पांसिबल होता है। दूसरा फ्लैजेला के बारे में आप लोग दो बातें याद रखना, मैंने आपको बार बार बोला है। एक तो आपको ये पता होगा कि फिलामेंट हो बेसल बॉडी सब पता है आपको। दूसरा आपको पता होना चाहिए कि बैक्टीरिया के पास फ्लैजेला होता है। तीसरा आपको ये पता होना चाहिए अगर क्वेश्चन आएगा आपको, जैसे आपको पता है एक तो आ सकता है यूग्लिनोइड से, यूग्लिना से, उसके पास भी दो फ्लैजेला होते हैं, एक होता है शॉर्ट और एक होता है लॉन्ग। और अगर क्वेश्चन आया किससे, गोनी और लेग से, तो उसके पास भी दो फ्लैजेला होते हैं, एक होता है ट्रांसवर्स और एक होता है लॉन्गिट्यूडिनल। अगर क्वेश्चन वहां से आएगा तो वहां से भी आ सकता है, यानी कि हम बोल सकते हैं उसको क्या बोल सकते हैं, गोनी और हमने कहां पढ़ा था, डायनोफ्लैजेलेट। तो डायनोफ्लैजेलेट से क्वेश्चन पूछेगा तो वहां पे फ्लैजेला से अगर क्वेश्चन आया तो पूछेगा ट्रांसवर्स और लॉन्गिट्यूडिनल। अगर यूग्लिना से क्वेश्चन पूछा तो क्या पूछेगा, शॉर्ट एंड लॉन्ग। और अगर नॉर्मल क्वेश्चन पूछा तो वो खाली फ्लैजेला के पार्ट पूछेगा कि लॉन्गेस्ट पोर्शन कौन सा होता है। आपने पढ़ा था बैक्टीरिया वाले पोर्शन में फिलामेंट होता है, तो वो आपको ध्यान रखना है। ठीक है, बस 2-3 टाइप क्वेश्चन बन सकते हैं, इससे ज्यादा फ्लैजेला से क्वेश्चन कोई भी नहीं बनेगा। समझ गए हम लोग, ठीक है। अगले कह रहा है लॉन्गर एंड रिस्पांसिबल फॉर द सेल मूवमेंट द प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया, लिखा है आल्सो पोसेस फ्लैजेला बट दीज आर स्ट्रक्चरली डिफरेंट फ्रॉम दैट द यूकैरियोटिक फ्लैजेला। स्टॉल यहाँ पे अगले कह रहा है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपिक स्टडी ऑफ सीलियम और द फ्लैजेलम सो दैट दे आर कवर्ड विद प्लाज्मा मेम्ब्रेन। किससे कवर्ड होते हैं, और कह रहा है देयर कोर कॉल्ड द एक्सोनेमी। कह रहा है possess a number of microtubules running parallel to the long axis. The exoneme usually has 9 doublet. कितनी होती है बेटा, of radially arranged peripheral microtubules and a pair of centrally, pair कैसे होती है, centrally located microtubules। आप लोग बताओ, ये वाला शायद नीट में क्वेश्चन आ चुका है मुझे लग रहा है। ये वाला स्टेटमेंट कब आया था, शायद लास्ट ईयर नीट में आया था ये वाला क्वेश्चन। इस स्टेटमेंट में था, ऐसा ही कुछ था ना, पेरिफेरल में कितने होते हैं, सेंट्रल में कितने होते हैं, ऐसा कोई क्वेश्चन आया था नीट में। आगे कह रहा है, हाँ अगले कह रहा है बेटा सच एन अरेंजमेंट ऑफ एक्सोनेमल माइक्रोट्यूबुल्स रिफर टू एज द, इसको हम लोग कितना बोलते हैं, 9+2। आप लोगों को 9+2 ध्यान रखना है, 9 ध्यान रखना पेरिफेरल और 2 ध्यान रखना सेंट्रल। अगले कह रहे हैं द सेंट्रल ट्यूबुल्स आर कनेक्टेड बाय ब्रिज। अभी हम लोग पढ़ चुके हैं, डायग्राम में देख चुके हैं, तो आप लोग लाइनें पढ़ लो खाली। Bridge end is also enclosed by a central sheath which is connected to one of the tubules of each peripheral doublet by a radial spoke। और आपको पता है रेडियल स्पोक संख्या नंबर कितना होगा, 9। चाहे लिख लो यहाँ पे, ध्यान ना रहा 10 देयर आर 9 लिखा तो है 9 रेडियल स्पोक। अच्छा एक बात आप लोग और ध्यान रखना, ये लिखा है देखो, एक क्वेश्चन करने के बहुत सारे तरीके होते हैं। जैसे ये वाला लाइन मेरे माइंड में नहीं था अभी तक, अभी आया, ठीक है। मुझे लग रहा था कि 9 लिखा हुआ, ऐसा कोई लाइन नहीं है एनसीईआरटी में, लेकिन क्वेश्चन को बना दिया। लेकिन मैं आपसे साफ साफ कह रहा हूँ, नीट में अगर कोई भी क्वेश्चन आएगा, हो सकता है 90 क्वेश्चन में एक क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस आ जाए, हो सकता है, सही है। क्योंकि अब ऐसा तो है नहीं कि मैं बागेश्वर धाम वाला भर्ती रहा हूँ जो मैंने पेपर दे चुका हूँ, लेकिन वैसे आपको 100% बता रहा हूँ कि एनसीईआरटी से एक भी क्वेश्चन बाहर से नहीं आएगा। और अगर आपने पूरे साल में हर एक क्लास को अटेंड किया है तो मैं गारंटी कर रहा हूँ ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं होगा जो आप ये सोचो कि सर ने साइंस पे बात ना की हो सकता है 1-2 क्वेश्चन, जैसे अभी मैंने लास्ट ईयर ही एक क्वेश्चन बात नहीं की थी, वो कौन सा था जो आ गया था उससे, साइंटिस्ट से, वो समरी वाला आ गया था, इधर से आ गया था ना वो स्टार्टिंग में, हाँ, तो वहाँ मैंने बात नहीं की थी। लेकिन अब तो मैं ये भी कहने लगा हूँ बच्चों से कि बेटा पेज नंबर भी याद कर लो, क्योंकि ये नीट है, क्वेश्चन कहीं से भी बना सकता है। लेकिन ये मैं साफ साफ कहूंगा कि एनसीईआरटी से बाहर नहीं बनाएगा। हाँ, तो मैं ऐसे बोलूंगा कि आप लोग ध्यान रखना, अगर आपने एनसीईआरटी की लाइनें बहुत अच्छे से पढ़ी है तो मैं आपको 100% ही विश्वास दिलाता हूँ कि आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा और कोई भी क्वेश्चन आपसे नहीं छूटेगा।
अगर आपने एनसीईआरटी की लाइनें बहुत चीजें पढ़ी हैं तो मैं फिर भी कह देता हूँ बच्चों से कि आप मान के चलो 2 क्वेश्चन बाहर से आएंगे, 88 क्वेश्चन एनसीईआरटी, और आपको करने कितने, 80 करने हैं। 2 क्वेश्चन छोड़ देना, कोई बात नहीं, 100 में छोड़ देना कि चलो आंसर ने कहा छोड़ दे रहे हैं, लेकिन 88 आप कर देना। और दूसरा आप लोग ध्यान रखना है, एक बात और बताऊँ आपको, बहुत बच्चे इस चक्कर में पड़े रहते हैं कि यार सर यूट्यूब पे तो बहुत एक्स्ट्रा पढ़ाया जा रहा है, एनसीईआरटी में तो बहुत छोटा है, लेकिन यूट्यूब पे तो पता नहीं क्या क्या पढ़ाते रहते हैं। बेटा मैं आपको ऐसे ही बता रहा हूँ, 10 साल के एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ पूरा। यूट्यूब पे अगर आपको डबल पढ़ना पड़े, उससे अच्छे हम 2 क्वेश्चन छोड़ देंगे, हम पढ़ेंगे एनसीईआरटी, मतलब पढ़ेंगे हम। अगर मुझे एनसीईआरटी का डबल पढ़ना पड़े उससे, क्योंकि आपको तो फिजिक्स भी पढ़नी है ना, खाली बायोलॉजी क्या तो समझना बनना है आपको ना। आपको जैसे बहुत बच्चे ऐसे होते हैं, एक बड़ा सा क्वेश्चन फिजिक्स का ले लेंगे और उसको 10 मिनट में सॉल्व किया उन्होंने बैठ के, और उसके बाद फिर कहेंगे अब तो मैं तो हूँ फिजिक्स का, क्योंकि मैंने क्वेश्चन, अब एक गधो, वो तुम्हें अगर वो क्वेश्चन वास्तव में नीट में होता तो वो पता है कौन सा क्वेश्चन था, छोड़ने वाला, वो करने वाला क्वेश्चन नहीं था, क्योंकि वो क्वेश्चन टाइम वेस्ट वाला था। आपको बेटा 10 मिनट अगर एक क्वेश्चन लगाओगे नीट पेपर कर ही नहीं पाओगे आप लोग। ये आप लोग थोड़ा साइकोलॉजी पेपर होता है, खाली दिमाग बढ़ाने से पेपर नहीं होता है। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि आप लोग सरल क्वेश्चन ज्यादा लगाया करो। बेटा जो नीट में पेपर देते हैं उनको सब पता होता है ये 3 घंटे में हो जाएगा बड़े आराम से। अगर नहीं हो पाता वो तो 180 क्वेश्चन ही नहीं देंगे और ये टाइमिंग बढ़ा देंगे पेपर की। उन्हें पता होता है साफ साफ कि 3 घंटे में पेपर हो जाएगा। और बेटा जब 90% बच्चे आते हैं ना पेपर देके, तो उनका पहला क्वेश्चन ये होता है कि सर थोड़ा टाइम और होता, कि 2 घंटे में बायोलॉजी करते हैं, 1 घंटे में करने की कोशिश करते हैं फिजिक्स केमिस्ट्री दोनों। अबे गधो, 3 घंटे का पेपर है, 2 घंटे में तुम बायोलॉजी कर रहे हो, 1 घंटे में फिजिक्स केमिस्ट्री कैसे कर लोगे? बाद में तुम यही करोगे कि भाई जय श्री राम जय हनुमान, जय श्री राम जय हनुमान, और तुझका लगा दो फिजिक्स में। और भाई ऐसा तो है नहीं कि हनुमान जी की कृपा तुम्हारे हाथ पे, वहाँ जितने लोग बैठे सबके सब नाम ले रहे हैं, ठीक है, एक आदमी नहीं ले रहा है। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि आप लोग उसमें विश्वास मत करना, ठीक है, आप लोग मेहनत विश्वास करना। दूसरा, अब आप लोग सोचो अगर आपको 1 घंटे में 90 क्वेश्चन लगाने को मिले, तो आप लोग खुद सोचो कितना क्रिटिकल क्वेश्चन बनाएगा। आपको लगता है कोई क्वेश्चन है लेंथी है, लेकिन वो लेंथी होता नहीं है। मैंने बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन करवाए जो मैंने कहा था एक ही खाली सेंटेंस से क्वेश्चन हो जाएगा, लेकिन आप लोग देखते पता नहीं क्या कर रहते हो। क्वेश्चन पढ़ोगे 1 मिनट में, आपको लगेगा बहुत बड़ा क्वेश्चन है, लेकिन उसमें क्वेश्चन करने का ट्रिक होगा वो 1 सेकंड का होगा खाली। जैसे मैचिंग वाले क्वेश्चन होते हैं, हमेशा देखा करो कि उसमें डिफरेंट कौन सा मैच कह रहा है, बस एक देखो बात खत्म, क्वेश्चन हो गया। आपको चारों नहीं मिलाने, 5 नहीं मिलाने, खाली 4 ऑप्शन देखो डिफरेंट कौन सा है, उसको मिलाओ, बात खत्म, क्वेश्चन हो गया। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं, ठीक है, करने का तरीका। दूसरा मैं आपको बताऊं तो मैं साफ साफ अभी आपको समझा रहा हूँ ये बात, और लास्ट तक आप लोग ध्यान रखना है। आपको बायोलॉजी में खाली एनसीईआरटी पढ़नी है। अगर कोई डबल पढ़ा रहा है, और मैं ये भी कहता हूँ बच्चों से, अगर कोई बाहर का क्वेश्चन है और जो एनसीईआरटी में नहीं लिखा है वो चीज आप लोग तुरंत छोड़ दो उसे, ना मुझसे पूछो ना आप लोग खुद याद रखो, क्योंकि भाई मैं तुम्हें टीचर नहीं बनना है, तुम्हें तो खाली 90 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं बायोलॉजी की जाके। और मैं कह रहा हूँ 2 क्वेश्चन छोड़ देना, अगर बाहर से आ भी जाए बहुत 2 आएंगे। जो इतना एक्स्ट्रा जो टीचर पढ़ाते हैं यूट्यूब पे, डबल पढ़ाते हैं, उन लोगों में रेस रहता है ना कि अगर पीडब्ल्यू इतना पढ़ा रहा है तो मैं इतना कम क्यों पढ़ाऊँ, मैं भी उससे ज़्यादा पढ़ाऊँगा बच्चों को। और वो ये भूल जाते हैं कि वो बच्चे पढ़ने वाले 1% होते हैं खाली, जो उतना सिलेबस कवर कर पाएंगे। 98% बच्चे बेटा यही नहीं कवर कर पाते हैं एनसीईआरटी खाली। और फिजिक्स केमिस्ट्री तो भूल ही जाओ, वो तो उनके माइंड में थोड़ा बिजी चलता है। और आपको तीनों सब्जेक्ट कहाँ रखने हैं? बराबर में बिल्कुल। और बराबर में रखोगे तो आपके पास इतना टाइम ही नहीं होगा कि एनसीईआरटी के बाहर का आप लोग पढ़ो, कभी भी टाइम नहीं होगा। अगर आप लोग फिजिक्स में तो नहीं पढ़ रहे हो, केमिस्ट्री में तो नहीं पढ़ रहा हूँ, और कोई बच्चा ऐसा हो जो ये कहे कि सर मैं फिजिक्स में भी बहुत अच्छे नंबर लेके आता हूँ, केमिस्ट्री में लेके आता हूँ, और बायोलॉजी में पूरी पीएचडी कर रहा हूँ, वो कभी नहीं कर पाएगा। उसके बाद टाइम ही नहीं होगा इतना। आप लोग को बताओ बेटा, अगर आप 2-2.5 घंटे फिजिक्स पढ़ते हो, 2-2.5 घंटे केमिस्ट्री पढ़ते हो, और क्वेश्चन ही पैटर्न में लगा रहे हो, तो आपके पास टाइम कहाँ होगा कि आप इतना एक्स्ट्रा पढ़ो। लेकिन मैं साफ साफ कहता हूँ कि एनसीईआरटी का बोलो मत, एनसीईआरटी का कोई भी लाइन छोड़ो मत, कोई भी लाइन मत छोड़ो, एक लाइन को बहुत डीप पढ़ लो आराम से। चलो यहाँ पे जाओ, कह रहे थे पेरिफेरल डबलेट आर आल्सो इंटरकनेक्टेड बाय लिंकर, बोथ द सीलियम एंड फ्लैजेला इमर्ज फ्रॉम सेंट्रल लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड द बेसल बॉडी। तो आप ये बताओ, आप लोग ये समझ गए यहाँ पे सीलिया फ्लैजेला के बारे में। आप लोग खाली माइक्रोट्यूब्यूल्स का अरेंजमेंट ध्यान रखना, दूसरा आप लोग डायग्राम ध्यान रखना, और तीसरा आप लोग ये ध्यान रखना कि पेरिफेरल में कितने हैं और सेंट्रल में कितने, ये ध्यान रखना है आपको। और
आपसे यहाँ पे क्वेश्चन आएगा या तो अरेंजमेंट से आएगा माइक्रोट्यूब्यूल्स के, और या फिर आएगा डायग्राम से। बस दो जगह क्वेश्चन आ सकता है, बगैर तीन जगह कोई भी क्वेश्चन नहीं आएगा। समझ गए हम लोग? ठीक है, हम लोग बात करते हैं सेंट्रोसोम या फिर सेंट्रियोल। अच्छा, आपने ये पढ़ा होगा सेंट्रियोल बेटा कहाँ होता है प्रेजेंट? एनिमल सेल में। और प्लांट सेल में क्या होता है? एब्सेंट होता है ना सेंट्रियोल। सेंट्रियोल हेल्प किसमें करता है पता है आपको? सेंट्रियोल हेल्प करता है सेल डिवीजन में। आपको पता होगा जो स्पिंडल फाइबर बनते हैं वो कौन बनाता है? सेंट्रियोल ही बनाता है। समझ गए आप लोग? तो सेंट्रियोल ये क्या होता है? वो सेंट्रियोल एक माइक्रोट्यूब्यूल्स का स्ट्रक्चर होता है, जो हमने मैंने बताया था 9+0। दूसरा दो सेंट्रियोल रख के क्या बनाते हैं? सेंट्रोसोम। परपेंडिकुलर जुड़ते हैं तो क्या बनाते हैं? सेंट्रोसोम। पढ़ने इसके बारे में। अरेंजमेंट मैंने आपको बता दिया 9+0। पेरिफेरल में 9 होंगे और सेंट्रल में कितने होंगे? 0 होगा, एब्सेंट होगा। और पेरिफेरल जो होंगे वो कैसे होंगे? ट्रिप्लेट में। कैसे होंगे? तो देखें, चलो ये पढ़ लो, फिर इसके बाद न्यूक्लियस पढ़ते हैं। कह रहा है सेंट्रोसोम इज एन ऑर्गेनेल यूजुअली कंटेनिंग टू सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर कॉल्ड सेंट्रियोल। क्या बोलते हैं बेटा? सेंट्रियोल। कह रहा है दे आर सराउंडेड बाय एमोर्फस पेरीसेंट्रियोलर मटेरियल। बोथ द सेंट्रियोल्स एंड सेंट्रोसोम लाइक कैसे होते हैं? यहां इस तरफ नो बेटा, परपेंडिकुलर जानते हो आप लोग? परपेंडिकुलर, ठीक है। कह रहा है टू ईच अदर इन व्हिच ईच हैज एन ऑर्गेनाइजेशन लाइक द कार्ड व्हील। और कैसा होता है इनका अरेंजमेंट? कार्ड व्हील। मैंने कहा था ऐसा लगता है जैसे बैलगाड़ी के पहिए देखे आप लोगों ने? अरे देखा नहीं, घोड़ा गाड़ी तो देखा होगा तुमने ना? ठीक है, तांगा है। कौन कह रहा है खड़ी हुई है? कहाँ खड़ी है? अच्छा, घर पे होगी ना? अरे इसमें हंसने की बात क्या बात है भाई? ट्रैक्टर से पहले यही काम होता था, इसी से काम होता था सारा। अब ट्रैक्टर आ गए तो ये बंद हो गया सिस्टम, हल मिल गया ना। अगले कह रहा है मेड अप ऑफ 9 इवेंटली स्पेस्ड पेरिफेरल फाइब्रिल ऑफ ट्यूबुलर प्रोटीन। ईच ऑफ द पेरिफेरल फाइब्रिल ट्रिपेट। कैसा होता है बेटा? और द एडजेसेंट ट्रिपेट आर आल्सो लिंक्ड। द सेंट्रल पार्ट ऑफ द प्रॉक्सिमल रीजन ऑफ द सेंट्रियोल इज आल्सो प्रोटीनियस and called the hub which is connected with tubules of the peripheral triplet by radial। यहाँ भी रेडियस होगा, यहाँ भी रेडियस कितनी होगी? 9। कितनी होगी बेटा? 9। कह रहा है सेंट्रियोल्स फ्रॉम द बेसल बॉडी ऑफ cilia और flagella and the spindle fiber that give rise to spindle apparatus during the cell division in animal cell। यानी कि किसमें हेल्प करते हैं? सेल डिवीजन में, ठीक है। और बनाते क्या है? स्पिंडल फाइबर। आपको पता होगा स्पिंडल फाइबर के बारे में? वो निकलते हैं तो आपको पता है ए सेंट्रोमियर से अटैच होते हैं। सेंट्रोमियर के पास एक स्ट्रक्चर होता है, इसे क्या बोलते हैं पता है आपको? काइनेटिक। इससे अटैच होते हैं स्पिंडल फाइबर, ठीक है। तो आप लोग ये बताओ बेटा, सेंट्रियोल और सीलिया फ्लेजेला क्लियर हुआ? किसी बच्चे को डाउट है? आप लोग खाली डायग्राम याद रखना और कैसे कैसे अरेंजमेंट होता है वो ध्यान रखना। हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो क्या है? न्यूक्लियस। चलो यहाँ पे मुझे सबसे पहले ये बताओ, आप थोड़ा बात करते हैं हल करके आराम से न्यूक्लियस के बारे में। ये बताओ न्यूक्लियस का फंक्शन क्या होता है? कितने बच्चों को पता है? आप लोग हाथ खड़ा करते बोलना नहीं है, हाथ खड़ा करने का। कितने बच्चों को पता है न्यूक्लियस का फंक्शन क्या होता है? बताओ बेटा, तुम्हें पता है? ठीक है, ठीक है। और बताओ किसे पता है? क्योंकि न्यूक्लियस मेन ऑर्गेनेल होता है किसी सेल का, मेन ऑर्गेनेल। इसका फंक्शन क्या होता है ये बताओ। पढ़ो मत, ऐसे बताओ। अगर आप पता है तो ठीक है, वरना कोई बात नहीं, मैं पढ़ूंगा आप लोगों को। मैं तो बताऊंगा ही, आप लोगों को। हाँ बताओ बेटा, आप बताओ। राहुल इसको ऐसे सही है? देखिए हाँ, ये बात सही है बिल्कुल। इसे हम लोग बोलते हैं कंट्रोल ऑफ द सेल। पूरी सेल को कंट्रोल करने का काम कौन करता है? न्यूक्लियस। हाँ, ऐसे हो सकता है डायरेक्टर ऑफ सेल। बेटा आप लोग खुद सोचो, जितने भी ऑर्गेनेल्स वर्क कर रहे हैं उन सबको कौन करा रहा है? न्यूक्लियस। ऐसा क्यों करा रहा है? क्योंकि न्यूक्लियस के पास है जेनेटिक मटेरियल, जिसका नाम क्या है? डीएनए। अगर न्यूक्लियस ही नहीं होगा तो कमांड कौन करेगा भाई? आप लोग बताओ कि कौन सा प्रोटीन बनना है, कौन बताएगा? डीएनए। और डीएनए कहाँ है? न्यूक्लियस के पास है। कोई भी फंक्शन ले लो आप लोग, अगर माइटोकॉन्ड्रिया बोलो मत, माइटोकॉन्ड्रिया अगर क्रेब साइकिल चला रहा है और क्रेब साइकिल में जो एंजाइम इन्वॉल्व हो रहे हैं कौन चला रहा है? कौन बना रहा है?
डीएनए बताना है कौन से एंजाइम बनने। मैं ऐसे बोल सकता हूँ न्यूक्लियस को कमांडर ऑफ द सेल या फिर कंट्रोलर ऑफ द सेल। अब भाई सेल न्यूक्लियस, अब आप थोड़ी मैं और बातें आपसे पूछ रहा हूँ, अगर आपको पता है तो बता देना। सबसे पहले मुझे ये बताओ ऐसी कौन सी सेल होती है जिनके पास न्यूक्लियस एब्सेंट होता है? कितने बच्चों को पता है? आरबीसी। चलो और बताओ। सीड सेल जो प्लांट के पास होती है, पता है आपको? सीड सेल जिनके पास क्या होता है? न्यूक्लियस एब्सेंट। अगर ये बातें नहीं पता लिखते रहो बस हद तक। दूसरा मुझे एक बात और बताओ, जनरली एक सेल के पास एक न्यूक्लियस होता है, लेकिन मल्टी न्यूक्लियस कंडीशन कहाँ पे होती है जो एक से ज्यादा न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं? फंजाई का हाइफे। अब सारे हाइफे नहीं, एक टाइप का। जो कौन सा क्लास बताओ, क्लास का नाम बताओ? फाइकोमाइसीडियम। और बकाया सब में कैसा होता है? अच्छा ये बताओ मल्टी न्यूक्लियस कंडीशन को क्या बोलते हैं? नहीं, दूसरा नाम बताओ क्या बोलते हैं? सिनोसिटिक कंडीशन। अच्छा आप बताओ इसके अलावा किसमें होता है? आप बताना। ये दोनों बता दीजिए। कोकोनट के एंडोस्पर्म में पता है मल्टी न्यूक्लियस कंडीशन होती है। अच्छा इसके अलावा कहाँ होता है आप बताओ? बताओ। क्योंकि ऐसी बातें आपको एक साथ याद कर लिया तो अच्छा रहता है, वरना तो हर जगह आपको मिलेंगे। एक जगह और होता है लेकिन आपसे पूछ सकता है वो, बताओ। जहाँ पे आपको होता है फीमेल जो गैमेट बनता है, ओवल डेवलपमेंट होता है। ओवल के अंदर पहले तो मल्टी न्यूक्लियस कंडीशन होती है ना, सेल वॉल तो बाद में बनता है। इसीलिए हम लोग बोलते हैं वहाँ 8 न्यूक्लियस और 7 सेल कंडीशन बोलते हैं। तो सेल वॉल बाद में आता है, पहले वो सब साथ में होते हैं, ठीक है। जहाँ होता है फ्री न्यूक्लियर डिवीजन, पता है आपको? तो यहाँ क्या पता है सब बच्चों? तो यहाँ थी जो आपकी न्यूक्लियस को लेकर कुछ बातें थी अजीबोगरीब। अब हम लोग बात करते हैं न्यूक्लियस की, ठीक है। सबसे पहले न्यूक्लियस की डिस्कवरी जो की थी वो किसने की थी? रॉबर्ट ब्राउन एक साइंटिस्ट थे, जिन्होंने देखा कि सेल के अंदर एक स्ट्रक्चर है। हम लोग बातें थक गए क्या? बातें करो 2 मिनट लो, बड़े तेज करो, मैं भी समझूंगा, मुझे हंसी आ जाएगा। चलो देखते हैं न्यूक्लियस के बारे में समझते हैं। बातें कर रही हो न्यूक्लियस के बारे में देखते चलो। मैं स्ट्रक्चर बना के आपको समझा रहा हूँ पहले। अरे ये क्या लग गया? अब हम लोग नेक्स्ट पढ़ रहे हैं बेटा, वो किसके बारे में पढ़ रहे हैं? न्यूक्लियस के बारे में। सबसे पहले इसको हिंदी में क्या बोलते हैं पता है आपको? केंद्रक। अच्छा आपको पता है प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल को हम बेसिस पे हम बोले किस बेस पे डिवाइड करते हैं 2 पार्ट में, तो किस बेस पे करते हैं? न्यूक्लियस के बेस पे। प्रोकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियस एब्सेंट होता है बेसिकली, और यूकैरियोटिक सेल में क्या होता है? प्रेजेंट होता है। इसीलिए हमने 2 पार्ट में डिवाइड किया न्यूक्लियस के बेस पे, समझ गए? जो बातें थी वो बता रहा हूँ सारी, ठीक है। अब आप लोग कुछ बातें सुनो मेरी बेटा, बोलो मत कोई भी। ये एक सेल है, क्या है? और बी एक बोल मत है। और यहाँ पे कुछ ऐसा स्ट्रक्चर होता है। अब तो चोर भी खत्म हो गए, अब चोरी हो रही क्या गाँव में? हो गई बस, कहानी हो गई खत्म। इतने सारे ड्रोन उड़े, बहुत अफवाहें दिए ड्रोन उड़ रहे हैं। मैंने सुना कि वो ड्रोन जो चोर है वो ड्रोन से वो देख रहे हैं, घर देख रहे हैं लोगों के। एक तो ये बोला ना, सुनो, एक तो ये बोला कि जो ड्रोन है, ड्रोन उनके पास से ऐसी लाइटें आ रही हैं वो सोना जो चांदी रखा है उसको वो कर ले रहे हैं। सुनो भाई, ऐसे से लोग पड़े हैं। और ये बात मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, मेरे सामने कह रहा था। मैं एक दिन घर चला गया 2 के दिन, मैं बहुत कम जाता हूँ, और मैं चोरी वाले टाइम में चला गया, लोग चोरी से पड़े बहुत चल रहा था। अब मैं घर पे गया तो गांव में चल रहा है लगातार कि वो ये कह रहे थे कि जो लाइटें बढ़ रही हैं वो सोने को कुछ ऐसा है कि वो करंट पकड़ लेती हैं। तो मैंने कहा मम्मी तुमने कहाँ रखा है भाई? दूसरा सुनो, एक पता है क्या बोला, क्योंकि मैं घर पे गया था, मैंने अपने फादर से कहा था
मैंने कहा आज आप सो सकते हो आराम से मस्त एकदम, और मैं पूरी रात जाऊंगा। क्योंकि मैंने कहा भाई जब मुझे पता लगा इतना कठिन काम है, आपको सोच सकते हो जो बच्चे घर से आते हो, गांव से आते हो, उनको पता होगा दिन में काम करना और रात में जागना पूरी रात कितना कठिन काम है। आजकल के हाथ से कुछ तो कर सकते हैं काम लेकिन अगर हमारे फादर को ये काम करना पड़े, जो गांव में 8 बजे सो जाते हैं बेचारे, 8 से 9 बजे तक फादर लोग सो जाते हैं, और उन्हें अगर ऐसा कहना पड़े कि तुम्हें 3 बजे तक जागना है, हम लोगों के लिए 3 बजे कोई टाइम नहीं है, लगता है चलो क्या बात है 3 बजे तक जागना है, जाग लेंगे। लेकिन उनसे कहा जाए कितनी बड़ी बात है। और बेटा वो भी गांव में इतना भी नहीं फीचर नहीं होते कि भाई वहाँ एसी चल रहा है, पंखा चल रहा है, छत पे मच्छर भी लगते हैं, कोई में रहना है और लाइटें मारनी की होता ना, वो काम चलता था। सुन लो बेटा, एक पता है क्या बोला, मैं छत पे 12 बजे का टाइम है, तो मैंने तो आराम से कहा, मैंने कहा मैं तो 2-3 बजे सोता हूँ, तो आप लोग टेंशन ना लो, आप लोग आराम सो, और मैं तभी सोऊंगा जब आपको तो गाँव में उठ दिए जाते हैं। तो मैंने कहा जब एक आदमी उठ जाएगा तब मैं उठ जाऊंगा, सो जाऊंगा, अभी आप सोते रहो आराम से। तो क्या हुआ, एक आया भागते हुए घर की तरफ, पता नहीं क्यों थोड़ा सा है अजीब सिस्टम की, जितने जो कहानियां होती है वो सब अधिकतर मेरे घर पे आते हैं लोग बताने, तो ऐसा होता है गाँव में एक घर जिसमें बताया जाता है। अब मैं तो घर ज़्यादा नहीं जाता हूँ, आधा रहते हैं, तो मैं तो वो चीज़ें देखता हूँ, मुझे थोड़ा सा है पता नहीं क्या है, एक छोटा मोटा पद भी है। तो उसके मतलब क्या है कि वो आया एकदम उठा दे, बोले तुम्हारे पापा कहाँ हैं? मैंने कहा सो रहे हैं। बोले अरे एक बात सुनो, मैंने क्या हुआ? बोले अभी अभी ये जो ये वाला खेत है करने का, उससे पीछे वाला खेत, बोले वहाँ ड्रोन उतरा है और जहाँ उतरा है वहाँ की जमीन सारी काली हो गई है। अब मैं उसकी बात से इतना हंसू अंदर अंदर, मैं कहूँ भाई अगर मैं इससे ये कह रहा हूँ कि तू बेवकूफ है क्या, तो वो सोचेगा बताओ यार ये ऐसी बातें करने वाला। तो मैंने कहा यार काली हो गई, तुमने कैसे देखी? बोले बिल्कुल अभी देख के आया हूँ। मैंने कहा ड्रोन अगर होगा भी तो उसके बाद तो बम थोड़ा है जो आके उसने एकदम आग पकड़ ली, भाई तो ड्रोन है ना, उतरा होगा तो उतरा होगा, क्या दिक्कत उसमें? तो ऐसी अफवाहें चल रही थी। अब सारी समाप्त हो गई, चलो हम लोग रिफ्रेश हो गए, अब हम लोग पढ़ते हैं न्यूक्लियस के बारे में, ठीक है? आ जाओ। अब लग रहा थोड़ा सा हम लोग ना थोड़ा सा लग रहा था कि कहां जा रहे हैं। ए अब बेटा तुम नहीं बोलेगा, आपको हंसा दिया आराम से। अब इधर आ जाओ, ये क्या है? न्यूक्लियस है। क्या है? न्यूक्लियस है। और ये ऐसा होता है डबल मेम्ब्रेन। कैसा होता है? इसके पास भी कितनी मेम्ब्रेन होती हैं? 2 मेम्ब्रेन होती हैं, और बीच में क्या होते हैं? पोर्स होते हैं। क्या होते हैं? पोर्स। अब बोलो मत बेटा, कोई बच्चा अब क्यों बोल रहे हैं? हम लोग आपको बताएं जो बाहर होते हैं ऑर्गन्स होते हैं बहुत सारे, इसको बोलते हैं साइटोप्लाज्म। क्या बोलते हैं? और जो इसके अंदर भरा होता है इसको क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोप्लाज्म। एक बात आपको बताए, एक आपने नाम सुना होगा प्रोटोप्लाज्म, सुना है? प्रोटोप्लाज्म का मतलब होता है ओवरऑल मिला के न्यूक्लियोप्लाज्म और साथ में साइटोप्लाज्म। अगर बच्चों को ना बताओ तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे, ऐसे लिख लो प्रोटोप्लाज्म इक्वल टू, क्या लिखोगे? साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियोप्लाज्म। ठीक है? क्लियर है? ठीक है। अब बेटा यहाँ पे देखो, ये क्या है? यहाँ पे जेनेटिक मटेरियल है। क्या है? जेनेटिक मटेरियल मतलब डीएनए है। क्या है? आप लोग मुझे खाली इतना बताओ बेटा, आप लोगों में कई बार बोल चुका हूँ डीएनए, क्रोमोसोम, ठीक है, ये सब मैं बोलता हूँ आप लोगों से, और ये समझना बहुत जरूरी है कि हम डीएनए को जेनेटिक मटेरियल क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि हम सेल पढ़ रहे हैं अभी, और वैसे में आपको जेनेटिक्स समझ में आ जाएगा सारा, क्योंकि जेनेटिक्स यही सब खेल है पूरा, जेनेटिक्स डीएनए का, जीन का, प्रोटीन बनने का, ये सब खेल है। लेकिन थोड़ा सा भी हिंट दे देता हूँ आपको, डीएनए को हम लोग जेनेटिक मटेरियल क्यों बोल रहे हैं? मैं बार बार बोल रहा हूँ जेनेटिक मटेरियल, इसको हिंदी में बोलते हैं आनुवांशिक पदार्थ। क्या बोलते हैं? क्यों बोल रहे हैं? किसी को पता है डीएनए को जेनेटिक मटेरियल क्यों कहते हैं? हाँ बताओ, तुम बताओ।
इधर उधर मतलब mRNA के द्वारा। चलो तुम बताओ। बनने इसीलिए। और कोई बच्चे को पता है जेनेटिक मटेरियल क्यों बोलते हैं इसको, डीएनए को? हाँ देखो आप लोगों ने लगभग सही बातें बताई हैं, लेकिन मैं आपको थोड़ा बताता हूँ। ठीक, अब बोलो मत। जेनेटिक मटेरियल बेसिकली वो होता है जो कैरेक्टर को ट्रांसफर करता है पेरेंट्स टू प्रोजेनी, यानी कि माँ बाप से बच्चों में जो कैरेक्टर को ट्रांसफर करता है उसको हम लोग बोलते हैं जेनेटिक मटेरियल या फिर अनुवांशिक पदार्थ। समझ में आया आपको, नहीं आया? जैसे जैसे एक ह्यूमन है, उसका बच्चा ह्यूमन की तरह होगा, एक हाथी का बच्चा हाथी की तरह होगा, एक आम का पेड़ से आम ही आएंगे। ये डिसाइड कौन कर रहा है? जेनेटिक मटेरियल। इसीलिए हम लोग डीएनए क्या बोलते हैं? दूसरा सुनो आप लोग, दूसरा सुनो, क्योंकि बेटा डीएनए के पास जीन्स होते हैं और जीन्स किसी भी कैरेक्टर क्या करते हैं? इन्फ्लुएंस करते हैं। जैसे जिसके पास जीन वैसे उसके पास स्ट्रक्चर और वैसे उसके पास प्रोटीन। समझ गए आप लोग? एक बात मुझे और बताओ, फिर मैं अगले तुम्हें बताऊंगा थोड़ी चीजें। खाली आप लोग इतना बता दो मुझे, जीन, क्रोमेटिन, डीएनए और क्रोमोसोम, इन चारों में डिफरेंस किस बच्चे को पता है? जीन, क्रोमेटिन, डीएनए, क्रोमोसोम, क्योंकि ये चार नाम आपको बार बार परेशान करते हैं। ये मैं लेता हूँ और मतलब ये नाम लूंगा आपसे तो आप कंफ्यूज ना हो कि हम किसकी बात कर रहे हैं। किस बच्चों को चारों के बारे में डिफरेंस पता है? बच्चा कर सकता है चारों के बारे में, कि डीएनए के बारे में एक्सप्लेन करना है आपको, जीन के बारे में, क्रोमोसोम के बारे में, क्रोमेटिन के बारे में। बताओ, थोड़ा थोड़ा पता हो, बता सकते हो हम लोग। ऐसा नहीं कि मैं बंदूक लेकर बैठा हूँ तो गोली मार दूंगा, ऐसा नहीं। हम लोग बताओ, क्या बताओगे कोई बात नहीं, लेकिन आप लोग बोला करो बेटा। अगर आपको पता है तो बोलो, जिसे से पता है वही बोले, खाली सब मत बोलो। एक बच्चा बोलो से पता है चारों के बारे में, एक्सप्लेन कर सकते हो आराम से, मतलब गलत कर देना लेकिन कर सकते हो। और आप लोग थोड़ा अपने अंदर वो एक बोले क्या हो कि अगर पता है तो बता देंगे, क्या दिक्कत है भाई? थोड़ा ये शक्ति लेके आओ अपने अंदर। गलत बोलोगे तो वो आपको लाइफ टाइम याद आएगी, रहेगी बात। बताओ किसी बच्चे को बताओ यहाँ पे। चलो डीएनए जीन बता दो सर, दो बात चीजें बताओ। चलो ठीक है। हाँ ये कौन बोला राहुल? हाँ बताओ क्या बता रहे हो, बताओ। आमिर करना राहुल से वो बोला था। हाँ बताओ एक बार क्या बोल रहे हो? यही बोला तुमने, ऑल जीन्स आर डीएनए बट आर डीएनए आर नॉट जीन्स। हाँ क्या बोला? उसे जीन कहते हैं, बिल्कुल ठीक है। ये बात इसने सही बताई। क्रोमेटिन बताओ क्या होता है? मतलब डीएनए पैकेज, हाँ कुछ भी ठीक है, ये भी ठीक है। डीएनए, क्रोमोसोम बताओ। और क्रोमोसोम देखो यहाँ पे, अब मैं समझा डीएनए पार्ट होता है, ठीक है। मैं आपको समझा रहा हूँ बहुत चीजें, चारों चीजें, क्योंकि बच्चे इसमें बहुत कंफ्यूज रहते हैं कि सर डीएनए जीन क्या होता है, क्रोमेटिन क्या होता है, डीएनए क्या होता है और क्रोमोसोम क्या होता है। बड़े से आराम से मैं आपको समझा रहा हूँ, समझ में आ जाएगा आपको। देखो बेटा यहाँ पे एक बात सुनो आप लोग, ये साइड में जाए। ये तरीका मुझे पहले पता नहीं था, पता लग गया ना। एक होता है डीएनए, क्या होता है? डीएनए होता है, सुनो डीएनए को अगर मुझे एक्सप्लेन करना पड़ेगा तो मैं ऐसे कर सकता हूँ कि नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड, या मैं बोल सकता हूँ पॉलीन्यूक्लियोटाइड की चेन को हम क्या बोलते हैं? डीएनए। मैं ऐसे बोल सकता हूँ पॉलीन्यूक्लियोटाइड अब आप लोग कहोगे सर न्यूक्लियोटाइड क्या है? तो बेटा न्यूक्लियोटाइड का मतलब होता है, सुनो आप लोग, बोलो मत कोई भी, आप लोग समझ लो, देखो मतलब खाली सुन लो बस। न्यूक्लियोटाइड का मतलब होता है जहाँ पे एक फॉस्फेट ग्रुप हो, एक पेंटोस शुगर हो और एक नाइट्रोजनस बेस हो, इन तीनों को मिला के बोलते हैं एक न्यूक्लियोटाइड। क्या बोलते हैं? ऐसी न्यूक्लियोटाइड की चेन को हम लोग क्या बोलते हैं? डीएनए।
सही है। अगर डीएनए की लेंथ आपको डिफाइन करनी हो तो आप बोलोगे नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड, समझ गए आप लोग। और डीएनए ही मेन होता है जेनेटिक मटेरियल, ये बात हम कंफर्म है, ठीक है। यानी कि इसको हम बोल सकते हैं जेनेटिक मटेरियल, ये बात क्लियर हुई आपको। डीएनए इसका मतलब आप साफ शब्दों में कह सकते हो सर डीएनए वो होता है जो हमारे अंदर जेनेटिक मटेरियल की तरह वर्क करता है, और जितने भी हमारी बॉडी के अंदर कैरेक्टर है, यानी कि जो भी कैरेक्टर होने हैं, जो भी प्रोटीन बन रहा है, या जो भी ट्रांसफर बच्चों से पेरेंट्स से बच्चों में कैरेक्टर ट्रांसफर होते हैं, सब कौन करता है, ये बात समझ गए आप लोग। सही है। दूसरा सुनो, एक नाम आता है जीन। क्या आता है बेटा? जीन का मतलब ये होता है, मान लिया ये डीएनए है, इधर देखो, अभी मैं रफली बना रहा हूँ, डीएनए लग रहा है, डीएनए मान लो है, अब ये डीएनए में बना रहा हूँ, ये देखो, ये बोलो मत, मैं मान सकता हूँ ये इतना पोर्शन एक जीन है, इतना पोर्शन एक जीन है। जीन का मतलब होता है डीएनए का वो सेगमेंट जो कोई स्पेसिफिक फंक्शन कराए किसी भी सेल के अंदर, समझ में आया? जीन का मतलब क्या होता है? डीएनए का वो सेगमेंट जो किसी सेल के अंदर एक स्पेसिफिक फंक्शन कराए। जैसे मान लिया आपके हाइट का कोई एंजाइम से या हार्मोन है, हार्मोन बोलूंगा, हाँ हार्मोन होगा, वो मान लिया कि डीएनए का इतना पार्ट करवा रहा है, तो इसको हमने क्या बोल दिया, एक जीन, समझ में आया? अब ऐसे आपकी बॉडी में बहुत सारे जीन हैं, हम काउंट भी नहीं कर सकते इतने जीन हैं, और सारे जीन क्या कर रहे हैं हमारी बॉडी में कोई ना कोई फंक्शन को करा रहे हैं। ये सिंपल सा वही हो गया बेटा, जैसे मान लिया एक जीन में एवरेज जो तुम्हारे नाइट्रोजन बेस आते हैं वो 3000 आते हैं। कितने आते हैं? 3000 बेसिस का एक जीन बनता है एवरेज, मतलब 3000 बेसिस के मतलब 1000 कोडोन से जो भी प्रोटीन बन रहा होगा वो जो बना रहा है वो डीएनए का उतना सेगमेंट हो गया। समझ गए आप लोग? समझे नहीं समझे? जैसे डीएनए है, इस सुनो 3000 बेसिस में इतना पोर्शन आ रहा है, और ये पोर्शन एक फंक्शन कर रहा है हमारी बॉडी के अंदर, कोई फंक्शन कर रहा है, हम मान सकते हो इसे, और मान कर लो स्किन बना रहा है हमारी, ये कोई प्रोटीन आ रहा है स्किन वाली, तो इतना क्या हो गया, एक जीन हो गया। समझ गए आप लोग? मैं साफ साफ बोल रहा हूँ, एक जीन में एवरेज 3000 बेसिस होते हैं। कितने बेसिस होते हैं? 3000 बेसिस। नाइट्रोजन बेस का सीक्वेंस मतलब 3000 आएंगे, एडेनिन, थायमिन, ग्वानिन, साइटोसिन, ऐसे, ठीक है। दूसरा ये समझ गए? तो जीन का मतलब होता है सेगमेंटेड, जो बेटा क्या करता है, एक स्पेसिफिक फंक्शन करता है। अभी गधो इतने इंपॉर्टेंट टॉपिक चल रहा है, शांति से सुनते रहो, छुट्टी कर रहे हो, बैठ जाओ कहीं, यहाँ से कोई स्पेसिफिक फंक्शन करवाता है, समझ गए? दूसरा बेटा एक नाम, जो पहला ये डीएनए हो गया, दूसरा क्या हो गया, जीन। तीसरा सुनो, एक नाम आता है क्रोमेटिन। क्या आता है? तो बच्चे सोचते हैं पता नहीं क्रोमेटिन क्या होता है। क्रोमेटिन का मतलब होता है जो डीएनए होता है, डीएनए आपको पता है हमारे न्यूक्लियस का जो डायमीटर होता है वो 10⁻⁶ मीटर होता है, और डीएनए का लेंथ होता है 2.2 मीटर। सोचो इतना बड़ा डीएनए और एक न्यूक्लियस जो छोटे न्यूक्लियस में रखा हुआ है, इसका मतलब ये है कि वो पैक्ड है। कैसा है? जैसे आपने रील देखी, रील, अबे रील का मतलब गुल्ली वही ना, उसमें धागा लपेटते हैं। रील तो इंस्टा वाली नहीं समझ रहे हो, इंस्टा वाली नहीं, धागा वाली। अब सुनो, अगर आप धागा निकालो तो कितना बड़ा निकलता है, और अगर वो लिपटा हुआ है तो कितना रहता है, जरा सा रहता है बिल्कुल। तो इसका मतलब डीएनए भी, जब डीएनए एक प्रोटीन होती है हिस्टोन प्रोटीन, उसके साथ रैप्ड होता है, मतलब लिपटा हुआ होता है, पैक होता है, तो उसको हम उस टाइम क्या बोलते हैं, क्रोमेटिन। मतलब डीएनए प्रोटीन के साथ जब ये पैक होता है न्यूक्लियस के अंदर, तो इसको क्या बोलते हैं? और दूसरा सुनो, ये समझ गए आप लोग? डीएनए जब प्रोटीन के साथ लिपटा हुआ होता है, रैप्ड होता है और पैकिंग फॉर्म में होता है, तो उसको क्या बोलते हैं? अब आ जाओ क्रोमोसोम पे। चौथा जो नाम था वो क्या था? अब सुनो आपको बेटा, सुनो, क्रोमोसोम का मतलब ये हुआ जी, ये जो डीएनए है ये जब पैक है तो क्रोमेटिन फॉर्म में होगा। जैसे आप न्यूक्लियस के अंदर देखोगे तो आपको डीएनए नहीं दिखेगा, क्रोमेटिन दिखेगा, हम उसको बोलेंगे क्रोमेटिन। और क्रोमेटिन जब प्रोटीन हटाओगे तो क्या निकलेगा? डीएनए। अब जब सेल डिवाइड करता है, क्या करता है? डिवाइड करता है सेल, और सेल डिवाइड करता है तो वही क्रोमेटिन कन्वर्ट हो जाता है क्रोमोसोम, यानी कि क्रोमेटिन का कंडेंस फॉर्म क्या कहलाता है? क्रोमोसोम। जैसे अगर आपसे कहा जाए कि आपके सेल के अंदर कितने क्रोमोसोम, आप बोलोगे 46, और 46 क्रोमोसोम वही तो डीएनए है 2.2 मीटर का, जो कन्वर्ट हो गया किसमें? क्रोमोसोम। ये वही हिसाब है इन चारों का। जैसे मैं आपको बताऊं, आप एक ह्यूमन हो, क्या हो?
ह्यूमन हो बेटा? अभी आप लोग पढ़ रहे हैं तो आपको मैं क्या बोल रहा हूँ स्टूडेंट, अभी आप घर पे जाओ और आप एक फावड़ा ले लो और फटे हुए थोड़े कपड़े पहन लो गंदे संदे, तो आपको क्या बोला जाएगा बताओ? किसान हो तो आप ही, बस आपकी स्टेज कौन सी है वो डिफाइन कर रहा है। तो अगले आपने क्या किया, एक यहाँ पे टोपी लगा ली और शेरवानी पहन ली। अब आओ नेताजी ने आपको बोलेंगे दूल्हा, क्या बोलेंगे? सुनो, उस टाइम पे आप दूल्हा बोलते हैं? बताओ आप ही तो, खाली आपकी क्या जरूरत है स्टेज और आपके नाम को हम जैसे आप मेन तो इसमें क्या है, डीएनए तो है सब भाई। डीएनए पैकिंग फॉर्म में है तो क्रोमेटिन बोल दिया, डीएनए डिवाइड कर रहा है तो हमने क्या बोल दिया? क्रोमोसोम। हाँ बताओ। एलील वो जीन का प्रोसेस, जीन होते हैं, एक जीन के बाद 2 एलील होते हैं। मतलब ऐसे बोल सकता हूँ कि जो क्रोमोसोम होते हैं पेयर में होते हैं, अब पेयर में होंगे क्रोमोसोम तो पेयर में ही एलील होते हैं। अब 2 एलील मिलकर कोई एक फंक्शन करवाते हैं हमारी बॉडी में, तभी तो हम लोग करते हैं। इसमें जेनेटिक्स में आपको समझाऊंगा। 2 एलील जैसे टॉल का मैंने ले लिया, कोई टॉल का जीन है, कोई लंबाई बढ़ा रहा है, तो उसके मैं हमेशा एल लिखूंगा ऐसे, कैपिटल टी क्या लिखूंगा? 2 एलील लिखे मैंने। अब जब हैप्लॉइड सेल बनता है तो ये क्रोमोसोम का सेट एक बार, मतलब एक एलील एक तरफ और एक एलील दूसरी तरफ, मतलब एक जीन ऐसे हो सकते हैं 2 एलील से मिलकर बनता है, मतलब फंक्शन करेगा 2 एलील से वर्क करेगा। ये एलील है, हाँ, एक जीन है जो फंक्शन कर रहा है। ठीक है, मैं जेनेटिक्स में आपको समझाऊंगा, और से समझाऊंगा एलील के बारे में। अभी आप लोग तो कहानी ये समझ गए मेरे सब लोग? चलो तो फिर हम लोग कल पढ़ेंगे न्यूक्लियस के बारे में, क्रोमोसोम के बारे में, सबके बारे में समझेंगे डिटेल में, और कल चैप्टर खत्म भी हो जाएगा और सेकंड चैप्टर स्टार्ट हो जाएगा बायो मॉलिक्यूल। चलो कल बात करते हैं। पता हो